हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम पिछले 6 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे, जून से लेकर नवंबर तक। क्योंकि स्कीम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, न सिर्फ प्रीलिम्स का बल्कि मेंस का भी। किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, क्या उसका पीरियड ऑफ टाइम है, क्या उसमें हेल्प मिल रही है, किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने कोशिश की है कि स्कीम्स अक्सर याद नहीं रह पाती, इसलिए कुछ पिक्चर्स का फ्रेम लेके एज अ टूल टू रिमेंबर स्कीम्स इन अ सिंगल पिक्चर, वो कोशिश की है मैंने लगातार। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए, जिससे आपको पूरी स्कीम्स रिवाइज हो जाए 6 महीने की, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे मेंस में, कैसे प्रीलिम्स में, उसकी जानकारी दी गई है। तो आप इसको शुरू करें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आपको इसी पीडीएफ चाहिए या फिर इसका पूरा डेटा जो स्कीम्स का है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स पे मिल जाएगा। रेस्ट अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं और आप प्रीलिम्स आने ही वाला है अब तो, और अगर आपको लग रहा है करंट अफेयर्स कुछ छूट रहा है, सीसेट की प्रिपरेशन नहीं हुई है, या फिर कोई एक जैसे हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, पॉलिटी कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स जो 8 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन एट पटेल नगर। ये आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑनलाइन केवल 5000, ऑफलाइन इन 10,000। इसमें आपको जीएस की क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स हैं, सीसेट की क्लासेस हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों इसमें कराई जाएगी आपको। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी टाइम भी है और अपने आपको प्रिपेयर कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मान लीजिए आपको क्लासेस नहीं करनी, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी एक रिगरस प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है। 5000 ऑफलाइन, 4000 ऑनलाइन, 8 जनवरी से ये भी स्टार्ट है, जहां आपको जीएस के क्वेश्चंस अराउंड 3500, 2000 सीसेट के क्वेश्चन, जीएस के पेपर, डेली ऑल इंडिया रैंक मिलेगी आपको, सीसेट का पूरा मॉड्यूल मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे। ये आप हमारे सेंटर में आके भी टेस्ट दे सकते हैं ऑफलाइन, जिसका प्राइस सिर्फ 5000 है। तो आप चाहे तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को फुल प्रूफ बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे कोर्सेज या ऐसी और कोई अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इसके कई सारे जो पीडीएफ्स, एनालिसिस वीडियोस होते हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से मिल जाएंगे। तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और आइए अब शुरू करते हैं डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कवर करेंगे जो रिसेंट मंथ में आपकी न्यूज़ में रही है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हमें क्या कुछ पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया है कि एक स्कीम के क्या बेनिफिट हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उसके मेजर कंपोनेंट है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। कई बार आपसे जैसे पूछ लिया जाता है कौन सी मिनिस्ट्री इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और कब लॉन्च हुई है वो स्कीम, कई बार ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मेंस में भी कुछ स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे गति शक्ति योजना के बारे में पूछा गया, बट जनरली उन स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी स्कीम्स हों। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी स्कीम्स के बारे में मेंस में आपसे पूछा जाएगा। जनरली वो स्कीम्स जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो, उनके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई स्कीम रहेगी तो मैं भी उसे मेंस और प्री दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए आइए देखते हैं पहली योजना के बारे में कि क्या थी। पहली स्कीम है स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट। देखिए, आप सभी को पता होगा कि अक्सर हम देखते हैं कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से, कुछ ह्यूमन मेड रीजंस की वजह से आग लग जाती है अर्बन एरियाज़ में भी और कई बार फॉरेस्ट एरिया में भी। तो यहाँ हम ये चाहते हैं कि हम अपनी फायर सर्विसेज को मॉडर्नाइज कर सकें, और इसके लिए होम अफेयर मिनिस्ट्री एक स्कीम लेके आई, जिसमें 5000 करोड़ तो हम बजट से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बाकी जैसे आपकी नॉर्मल स्टेट्स हैं जो मतलब हिली एरिया में नहीं आती हैं, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% पैसा पे करेगा और 25 आपका स्टेट पे करेगी। वेयर एज जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिमालयन स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर 90-10 का रेशियो रहने वाला है एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ आप ये मान के चलें कि इतनी बड़ी स्कीम नहीं है, बस आपको इसका बेसिक मकसद पता होना चाहिए। इसे एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते किसी भी मीन्स के आंसर में जहाँ पर आप गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हो। तो ये चीज़ यहीं तक ही आपको याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं अगले स्कीम की, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। देखिए, आप सभी को पता है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने इस एक स्कीम के बारे में सुना होगा, परंपरागत कृषि विकास योजना। अब इसमें भी हमारा फोकस था कि हम कैसे पूरे इंडिया में, इंटायर इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकें। अब यहाँ हमारा सिर्फ फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, क्योंकि इस एरिया का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर फोकस कर रही है। इसके अंदर हमारा फोकस है कि हम एंड टू एंड ऑर्गेनिक वैल्यू चेन को डेवलप कर सके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि मेजर फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आने वाली है इसमें, और ये पार्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा में। देखिए बाकी एरियाज़ में इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन एरियाज़ में बहुत से फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होने की वजह से ज़मीन में वो केमिकल्स हैं अभी। और ये जो एरिया है, ये जो पैच ऑफ लैंड है इंडिया का, ये अनटच्ड है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इसे कंजर्व भी कर रहे हैं और साथ के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एक सस्टेनेबल मॉडल को डेवलप कर सके एग्रीकल्चर के अंदर। तो स्कीम में आपको याद रखना है कि बेनिफिशियरी स्टेट्स आपकी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की ही हैं। तो इस स्कीम के लिए इतना ही जानना ज़रूरी था। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम की, अटल वयो अभ्युदय योजना। वयो का मतलब क्या होता है? वृद्ध लोग। तो यहाँ पर आपकी पहले एक स्कीम चला करती थी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। इस स्कीम को अब रीनेम कर दिया गया, मतलब जितना भी इसके अंदर कंपोनेंट था वो सारा से रिवैम्प कर दिया हमने। इसके अलावा इसे एक एम्ब्रेला स्कीम बना दिया जिसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन प्लस राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इन दोनों को भी जोड़ दिया। अब इसमें हमारे फोकस पे हैं वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग। उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। हम चाहते हैं कि उनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसे हम दूर कर सकें। जैसे शेल्टर की हो सकती है, फूड की हो सकती है, मेडिकल केयर की हो सकती है, या इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की हो सकती है। तो उन सभी चीज़ों को हम एड्रेस करना चाहते हैं होलिस्टिकली, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकें। और ये सब इनकी बेसिक इम्यूनिटी के अंदर आती है, तो हम वो सभी बेसिक इम्यूनिटीज़ इन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखिए जब आप सोसाइटी या सोशल जस्टिस टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि उनके अंदर वनरेबल सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो वनरेबल सेक्शन में आपके वृद्ध लोग भी आते हैं और इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जहाँ पर हमारा मेजर फोकस है कि कैसे हम उनकी लाइफ को और बेटर कर सकें। तो इस योजना में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगली योजना की। अब बात करते हैं समर्थ स्कीम के बारे में। देखिए समर्थ का मतलब क्या होता है? आप किसी को योग्य बना रहे हैं। अब योग्य बनाने का मतलब है आप उसके अंदर स्किल एम्पावर करेंगे। अब आप सभी को पता होगा एग्रीकल्चर वन ऑफ द मेजर ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारे 50% पॉपुलेशन इंगेज्ड है, मतलब 50% लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी कॉटन इंडस्ट्री। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे डिमांड ड्रिवन, जो उस इंडस्ट्री की कोर डिमांड है कि क्या स्किल चाहिए लोगों के अंदर, उसको हम फोकस करके यहाँ पर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ हमारा फोकस है कि हम प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकें जो भी लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं। तो एक तरह से इंसेंटिवाइज और सप्लीमेंट कर रहे हैं हम इंडस्ट्री के एफर्ट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब क्रिएट कर सकें ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और इससे रिलेटेड सभी सेक्टर्स में। अब यहाँ हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, जो इंटायर आपकी वैल्यू चेन है, मतलब आप मान लीजिए स्पिनिंग, वीविंग या डाइंग, इन सभी चीज़ों के अंदर क्या क्या स्किल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूथ को, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ये वैसे तो आपकी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की, बट याद रखना कई बार आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का भी नाम ले सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इतना आपने ज़रूर से याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, स्कीम टू सपोर्ट माइनर रेप विक्टिम। देखिए आप सभी को पता है कि एक स्टिग्मा अटैच्ड होता है रेप विक्टिम्स के साथ। अब इसकी वजह से क्या होता है, कई बार सोसाइटी में से बायकॉट कर दिया जाता है, या आप ये कह लीजिए कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है उन लड़कियों को जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कोशिश कर रही है कि कैसे हम एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सके उन लड़कियों को जो माइनर हैं और सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार हुई हैं, मतलब उसके विक्टिम हैं। तो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कैसे मेडिकल, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी तरह के सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, फोकस सभी लड़कियों पे नहीं है, यहाँ पर खासकर फोकस है माइनर रेप विक्टिम्स के ऊपर। अब देखिए इस स्कीम को लाने का मुख्य कारण ये है कि सोसाइटी में जो स्टिग्मा अटैच्ड है ना रेप विक्टिम्स के साथ, कई बार इनसे परेशान आकर फैमिली जो है अपनी जो बच्ची है जिसके साथ ऐसी घटना हुई है उसे घर से निकाल देती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हम योग्य बना सकें। तो किसी भी तरह की मेडिकल, लीगल, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प चाहिए हो उन्हें, तो वो यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। इवन हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। देखिए मान लीजिए अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, इनके लिए शॉक अब्जॉर्ब करना ना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो एक कंपनी का नाम ले लीजिए XYZ। इस कंपनी के पास हजारों लाखों एकड़ में लाखों गाय भैंस हैं
और इसके पास इतना पैसा आ रहा है कि भाई अगर उसकी 2-4 भैंसें मर भी जाएंगी तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर एक छोटी सी फैमिली है जिसके पास एक गाय या एक भैंस है, अगर उसकी गाय भैंस को कुछ हो जाता है तो कई बार उसको इम्पेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम क्रेडिट फ्लो को इंश्योर कर सके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जहाँ पर हमारा फोकस है कि वो बिना कोलैटरल रखे, मतलब किसी चीज़ को गिरवी रखे बिना लोन प्राप्त कर सके ताकि आगे बढ़ सके वो। अब देखिए यहाँ पर हमारा फोकस है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने अभी अभी डेयरी खोलने की सोची है, अब आपको वहाँ पर पैसे चाहिए होंगे। अब पैसे चाहिए होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कई बार रेडिली अवेलेबल हो, क्योंकि हमारा जो फोकस है यहाँ पर अंडर प्रिविलेज सेक्शन के ऊपर है। जैसे मान लीजिए कोई SC/ST कम्युनिटी से हो सकता है, या कोई BPL कैटेगरी से हो सकता है, या मिनॉरिटी ग्रुप से हो सकता है। मतलब हमारा फोकस उन सोसाइटी के लोगों के ऊपर है जो अंडर प्रिविलेज हैं और चाहते हैं कि वो अपना खुद की कुछ लाइफ स्टॉक से रिलेटेड सेक्टर को डेवलप कर सके। तो हमारी यहाँ पर कोशिश है कि उनको बिना कोलैटरल के हम लोन प्रोवाइड कर सकें। और ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। स्कीम का नाम है PM प्रणाम स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलोरिएशन ऑफ मदर अर्थ। देखिए आप सभी को पता होगा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर आई थी, उसके बाद से केमिकल, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ भारत के अंदर इंक्रीज़ हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि हम ऑल्टरनेट डेवलप कर सके इन केमिकल्स का, मतलब जहाँ पर हम नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करें अपने एग्रीकल्चर में। इसके ऊपर हमारा फोकस है इस स्कीम के अंडर। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के द्वारा। अब देखिए वैसे तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब UPSC यहाँ पे आपके साथ क्या कर सकता है कि आपको दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, तो नहीं, ये आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल की स्कीम है, जो कि इम्प्लीमेंट की जाएगी 2022-23 से लेके 24-25 तक। और इसके पहले साल के लिए लगभग 3 लाख करोड़ का हमने बजट रखा है। अब देखिए इसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट इसमें अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे इंसेंटिवाइज की जाएगा। साथ के साथ अगर मान लीजिए कोई स्टेट में कोई पर्टिकुलर एरिया या कोई पर्टिकुलर पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे भी इंसेंटिवाइज करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बजट में हमने डायरेक्टली इसके लिए इतना पैसा निकाल दिया। यहाँ पर आपको वो पैसा मिलेगा जो आपने यूरिया की खपत में बचाया। जैसे मान लो पहले 100 टन यूरिया आप यूज़ करते थे, अब आपकी स्टेट में महज 25 टन यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती थी ना, तो सेम सब्सिडीज़ को आप इस एरिया में यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये स्कीम आपकी वर्क करने वाली है। तो स्कीम के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में। स्कीम का नाम है ग्रीन क्रेडिट स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एक स्कीम है। देखिए एक चीज़ समझिए, आप सभी को पता होगा हम नेट ज़ीरो को अचीव करना चाहते हैं 2070 तक। अब इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम कार्बन एमिशन को कम कर सकें। तो उनमें से ही एक स्टेप है आपका ग्रीन क्रेडिट स्कीम, जहां पर हम मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म को लेके आए हैं ताकि हम सोसाइटी के अंदर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकें। जैसे फॉर इंस्टांस आप एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और इन सभी के लिए ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए मेरी एक इंडस्ट्री है XYZ इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री में मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत सा पोल्यूशन जनरेट हो रहा है मेरी इस इंडस्ट्री से, मतलब मान लीजिए 100 टन कार्बन इसमें से रिलीज हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इतने ही पेड़ लगा दूँ जो 100 टन इन कार्बन्स को अब्जॉर्ब कर सके। तो ये क्या है, ये एक तरह का ग्रीन क्रेडिट है, और इससे मेरी कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे ना केवल मेरी छवि इंप्रूव होगी, बल्कि आप ये भी समझे कि हम इन कार्बन क्रेडिट्स को आगे बेच भी सकते हैं। मतलब मेरी इंडस्ट्री ने मान लो 100 टन कार्बन एमिशन किया था, अब 150 टन हम कार्बन सिक्वेंस्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये जो 50 टन मेरे पास बचेगा तो मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ आगे बेचने के लिए भी। तो एक तरह से मेरे लिए ये भी बेनिफिशियल रहेगा, और प्लस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में मैं अपना योगदान दे पाऊँगा। तो इस स्कीम के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 स्कीम। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है कई बार कि वो अपनी स्टेट के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। अब इसमें कई बार आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प के लिए आती है स्टेट गवर्नमेंट की, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है।
अब देखिए, मान लीजिए एक स्टेट है, इसे कुछ पैसे की ज़रूरत, मान लो इन्हें ज़रूरत है 5 लाख की, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सेंटर के पास जाएंगे, सेंटर आप हमें पैसा दे दीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि सेंटर इनसे ब्याज वसूलता है और कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम के अंडर हम स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ स्टेट्स को, जिनको 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा और इन लोन्स का सम जो है लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप मान के चलें कि अगर कोई स्टेट को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो सेंटर के पास जाके इस स्पेशल असिस्टेंस के अंडर क्लेम कर सकती है, और ये डिपेंड करेगा सेंटर के ऊपर कि वो किस स्टेट को ये पैसा देना चाहती है, किसको नहीं। इस स्कीम के बारे में बात की गई थी यूनियन बजट 2023-24 में। देखिए, आप सभी को पता होगा अभी हाल फिलहाल में ना इकॉनमी के अंदर थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, तो इकॉनमी को वापस से पुश करने के लिए कई बार आपको इंसेंटिव देने पड़ते हैं, मतलब आपको मनी पुट करनी पड़ती है इकॉनमी के अंदर, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर इंप्रूव हो और उससे इकॉनमी के अंदर एक नया करंट आता है और आप देखेंगे कि इकॉनमी मूव करने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने डीए या टीए इंक्रीज कर दिया, अब इससे क्या होगा, जो पैसा मेरे पास बचेगा, मतलब जो एडिशनल पैसा आया, हो सकता है मैं इसको सेविंग में डालूं, जिससे बैंक के पास पैसा आएगा। बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, लोन की दरें सस्ती होंगी। अब अगर ऐसा होगा, सस्ते दरों पे लोन मिलेगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई घर लेने की कोशिश करेगा, कोई गाड़ी, कोई फ़ोन, कोई ऐसी चीज़ों के ऊपर लोग खर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको ये समझना है कि भाई इसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किनको, स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ पर 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा सरकारों को। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, सेवा भोज स्कीम। देखिए, आप सभी को पता है कि जब से जीएसटी आया है तब से बहुत ही कम ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगभग सभी चीज़ों के ऊपर हमारा एप्लीकेबल है। कुछ पे कम है, कुछ पे ज़्यादा, हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना ये है अभी फ़िलहाल के लिए। अब कई बार क्या होता है कि जैसे फूड आइटम्स है, जैसे आटा हो गया, चना हो गया, दाल हो गया और बहुत सी चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी जीएसटी लग रहा है। अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहते हैं कि भाई हम अपना जो टैक्स है, यानी जो सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स है और सेंटर का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का जो पार्ट है, हम उसे वेव ऑफ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो परचेज कर रहे हैं रॉ फूड को चैरिटेबल पर्पस के लिए। मतलब जितने भी चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होंगे, एक तरह से उन्हें ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर उनके जीएसटी का पैसा वापस गवर्नमेंट रिफंड कर देगी। ये एक आपका सेंटर सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा बोझ सेंटर उठाएगा और इनके अंदर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को काउंट किया जाता है जहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रसाद प्रोवाइड किया जा रहा है, लंगर भंडारा, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पब्लिक या डिवोटी के बीच में, कोई भी आ सकता है और खाना खा सकता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है सेवा भोज स्कीम, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंटर्स जीएसटी यानी सीजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो भी फूड रॉ मटेरियल्स के ऊपर लग रहा था उन्हें वापस कर रही है। तो ये स्कीम के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम की। अब इसका पूरा नाम क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउस। अब देखिए, आप सभी को पता है कई बार ऐसा होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जैसे मान लो मैं एक सोसाइटी बना रहा हूँ जिसमें 5000 घर मुझे बनाने थे, बट हुआ ये कि कुछ डिलेस के कारण, कुछ मान लो क्लियरेंस नहीं मिली या टाइमली लोन नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये प्रोजेक्ट बीच में रुक गया। अब ऐसे ही रुके हुए या स्ट्रेस्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट इस स्कीम को लेके आई है जिनका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का छोटा मोटा घर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना घर बना रहा हूँ, सिर्फ मेरा खुद का घर है वो, अब वो घर मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो गवर्नमेंट उसके अंदर पैसा निवेश नहीं कर रही है, ऐसी चीज़ों के अंदर निवेश कर रही है जो आप ये कह सकते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका बड़ा वाइड स्केल सोशल इम्पैक्ट होगा, जैसे 500 घर हैं, 1000 घर हैं, 5000 घर हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये आपकी 2019 में स्कीम आई थी। एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड और स्टेट बैंक ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये दोनों ही इसे मैनेज कर रही हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो जैसे आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, इसी तरह से ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है ऐसे डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसमें खासकर हमारा फोकस उन लोगों के ऊपर है जो फर्स्ट टाइम डेवलपर्स थे, या एस्टैब्लिश डेवलपर भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट स्पेशल फोकस किसके ऊपर है, फर्स्ट टाइम डेवलपर के ऊपर। अब उनके प्रोजेक्ट्स में कुछ कमी आ गई है, कुछ उनका प्रोजेक्ट अटक गया है या एनपीए का अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है उनकी वजह से,
तो हम इनके ऊपर फोकस करें कि इनको कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें, और सोशल इम्पैक्ट जो वाइड पॉपुलेशन के ऊपर पड़ना था उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, ये हमारा यहाँ पर मुद्दा है। आई होप आपको आज की स्कीम के टॉपिक समझ में आए हों। अब देखिए, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सभी से। मैंने 11-12 स्कीम्स कवर की हैं। आपने क्या करना है, इनका नाम लिखना है आज के कमेंट बॉक्स में, प्लस इनका क्या ऑब्जेक्टिव है और कौन सी मिनिस्ट्री इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। एक एक लाइन लगेगी आपको। अगर आप एक बार इसे लिख देंगे ना तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। अगर आप नहीं भी जवाब देंगे तो इसमें कोई घाटा नहीं है, बट अगर आप वाकई में सीरियस हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। बिकॉज इन स्कीम्स को आप जब पढ़ते हैं ना तो कई बार आपको याद नहीं रहती हैं, क्योंकि हर महीने आपको ऐसे ही 10-12 स्कीम्स देखने को मिलती हैं और 100 से ज़्यादा स्कीम इकट्ठी हो जाती हैं आपके पूरे, जब तक आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तब तक। तो यहाँ आप इसे रिवाइज आज ही कर लेंगे तो आपके लिए इन्हें याद रखना थोड़ा ईजी रहेगा। इन तस्वीरों को देख के आपको क्या पता लग रहा है? एक रेलगाड़ी, एक बच्चा, कोई पढ़ रहा है। क्या इससे हम स्कीम रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे आज की स्कीम जो आपको तस्वीर देख के याद हो जाए। पहली बात, यहाँ आपको आसमान दिख रहा है। आसमान में चलो एक फ्लाइट उड़ रही है। पहली स्कीम जो है वो इससे रिलेटेड है, इसका नाम है उड़ान। उड़ान स्कीम किससे संबंधित है पता है आपको? उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये जो आम नागरिक हैं ये किसी तरह इस आसमान तक उड़ पाए, इस स्कीम का नाम है उड़े देश का आम नागरिक, यानी उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम कई तरीकों से लॉन्च हुई, उड़ान के अलग अलग राउंड हुए। अब उड़ान में किसानों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी स्कीम जो हम याद करेंगे वो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जो रेलवेज, जो ये पुरानी सी रेलवेज है ना, इसको अपग्रेड करने पे कोशिश करेगी। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो आज पढ़ेंगे वो है प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम। अब ये घर देखिए, ये झोपड़ी देखिए और ये घर देखिए, इन दोनों में एक फ़र्क है। यहाँ पर आपको देखिए कच्ची सी झोपड़ी है, शायद बिजली ना हो, यहाँ इनके घर में बिजली की व्यवस्था है। तो जो सौभाग्य स्कीम है वो यही काम कर रही है कि कैसे इलेक्ट्रीफाई किया जाए, यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। उसके बाद अगली स्कीम है उज्ज्वला। अब ये महिला बेचारी यहाँ इस चूल्हे पे खाना बना रही है, बच्चा यहाँ बना रहा है, इसको बदल कर एक गैस की सप्लाई, वो काम किस में हुआ है? उज्ज्वला स्कीम में। और इसके बाद जो ट्रेन चल रही है ना, इसके लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम है। और क्योंकि यहाँ पर जैसे कोयला, लकड़ी, तो बायोगैस वाली बात हो गई, इसके लिए एक स्कीम है जिसका नाम है सतत स्कीम। और क्योंकि बच्चा है, बच्चा पढ़ के आगे भी जाएगा, तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उच्चतर शिक्षा हासिल करेगा, तो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाएगा? किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है। तो इसके लिए एक प्रधानमंत्री ऊषा स्कीम है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। पहले ये रूसा के नाम से थी, अभी ये पीएम ऊषा के नाम से कहलाती है। और जब इतना कुछ हो ही रहा है तो इनके आसपास का जो माहौल है, इतना धुआं उठ रहा है, इसको ध्यान में रखने के लिए हमें कोई स्कीम ऐसी भी तो चाहिए जो हमारी प्रकृति का ध्यान रखे। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक अक्रॉस स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की है, अक्रॉस, जिसका काम ये है कि हमारे आसपास की जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है और उसकी जो क्लाइमेट की रिसर्च मॉडलिंग है, उसके ऊपर काम करती है। एंड फाइनली ये बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इनके लिए भी एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP है, हम वो भी जानेंगे। और फाइनली जो एक यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है आर्टिसन, इसके लिए भी एक योजना है PM विश्वकर्मा योजना। अब देखिए, हमने ये सब थोड़ी तस्वीर देखने में 2 मिनट गुजार दिए, लेकिन हमें इसका फायदा बहुत आगे मिलेगा, आपको ये इमेज से सब कुछ याद हो जाएगा। पहली स्कीम आज हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्कीम थी। इस बच्चे को, ऐसे लोगों को आसमान में उड़ान पहुंचाने की थ्रू फ्लाइट। इसके लिए लगभग 70 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया गया और जो सीट्स थी उनको कैप किया गया। अगर 1 घंटे की फ्लाइट है तो 2500 से ऊपर की आप फ्लाइट का चार्ज नहीं ले। इसके अंदर धीरे धीरे कई राउंड हुए, अभी 5 राउंड तक हो चुके हैं उड़ान स्कीम के, जिसमें अलग अलग रीजन्स में एयरपोर्ट्स को फैलाया गया। अब क्या बात हुई है, उड़ान स्कीम के अंदर दिक्कत थोड़ी सी देखी गई है कि आपने बहुत सारे एयरपोर्ट्स बना दिए, पर 2500 रुपये ये बेचारे अफोर्ड कहाँ कर पाएंगे। तो कई सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां आपने रीजनल कनेक्टिविटी के तहत उड़ान स्कीम के अंतर्गत एयरपोर्ट बना दिए, लेकिन 16 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल अनयूज्ड हैं। 74 में से 16 बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहे। तो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम क्या है? ऐसे लोगों को आसमान तक उड़ाने की, यानी उनको उड़ाने की नहीं भाई, प्लेन से उड़ाने की ये स्कीम, जिसमें बहुत सफलता भी देखी भारत में। एयरपोर्ट का नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ और इसके अंदर एक जो ऐसी इलाके हैं जहाँ पर से नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया जो थोड़ा उतना कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ के जो लोग ऑपरेट करते हैं एयरलाइंस, उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाती है कि भाई अगर आपके पास जो आप ऑपरेट करें उसमें लॉसेस होंगे तो गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करेगी। अब जो हमें पता होना चाहिए उड़ान स्कीम किस चीज़ के लिए थी। उड़ान स्कीम का नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम की मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन।
किससे रिलेटेड है ये आपको याद हो गया होगा। जैसे मैंने बोला अलग अलग राउंड हुए, पहले हमने टायर 1 सिटीज़ को टायर 2 से जोड़ा, फिर टायर 2 को और एक्सटेंड किया, अभी हमने उड़ान को किसान उड़ान तक पहुंचा दिया है, किसान उड़ान 2.2, जहां पर कोशिश है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का उसका इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी ऊपर उड़ाएं और इजीली वो लोगों तक पहुंच सके। तो ये लोगों का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है ये भी किसी तरह इस फ्लाइट के साथ ऊपर जा पाए। तो ये एग्रीकल्चर उड़ान की बात हो गई, जहाँ पे एयरपोर्ट के चार्जेस लगते हैं अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको वो चार्जेस कई जगह पर नहीं देने पड़ेंगे। ये एक सक्सेस की बात है उड़ान 2.0 में। इसी तरह उड़ान 5.1 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत मान लो कोई इलाके हैं जहाँ फ्लाइट नहीं हो सकती, बहुत डिसोलेटेड है, तो वहाँ पे जहाँ हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं उसके लिए उड़ान 5.1 स्कीम है। उड़ान 2.2, उड़ान 5.1 आपको पता लगेगा। बोलोगे 5 क्या है, तो अलग अलग राउंड है, एक राउंड में कितने किलोमीटर, दूसरे राउंड में एक्सटेंड किया गया, एयरपोर्ट बढ़ाया गया, इस तरह इसको बढ़ाया गया। आपसे इतनी टेक्निकलिटीज़ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए कौन सी मिनिस्ट्री है, कब ये लॉन्च हुआ, ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अगली स्कीम देखते हैं, सौभाग्य स्कीम। अब वो बेचारी जो ये लोग यहाँ खाना बना रहे हैं, इस चूल्हे पे खाना नहीं बना रहे, तो ऐसे किसी लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, तो इनके लिए है सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम के अंदर ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं सभी लोग हैं इनके घरों में बिजली हो, यानी इस झोपड़ी से इस झोपड़ी तक पहुँच पाए। और सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत हमने कोशिश की थी कि पूरे भारत के सभी गाँवों को इलेक्ट्रीफाई किया जाए, और ये लगभग सफलतापूर्वक हो भी गया। और अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्ट्री है और पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई क्या हालत है सौभाग्य स्कीम की। तो सौभाग्य स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। ऑलरेडी हमने लगभग सारे गाँव को इलेक्ट्रीफाई कर दिया अभी तक। इसके लिए 4 करोड़ हाउस होल्ड जो अभी तक अनइलेक्ट्रीफाइड थे, जहाँ बिजली की सुविधा नहीं थी, उन सब तक बिजली की सुविधा पहुँच चुकी है। इसके अंतर्गत बात की गई थी कि आपको जो गरीब BPL कस्टमर्स हैं उनको फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, और बाकी लोगों से 500 रुपये लिए जाते थे, जो बाद में उनके बिजली बिल के साथ एडजस्ट हो जाते थे, जो फीस होती थी। तो ये था प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम। अगली स्कीम पे आते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये योजना असल में बात करती है, ये जो लोग खाना जिसमें बना रहे हैं लकड़ी पे, तो इसको एक कनेक्टेड गैस चूल्हे की सुविधा दी जाए, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। लेकिन समस्या ये आ रही है कि अब जो लोगों को फ्री में गैस का कनेक्शन दिया गया था, वो लोग दोबारा सिलेंडर को रिफिल नहीं करा रहे। वो इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ हैं और एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और इजीली उनको लकड़ी मिल जाती है, तो सोचते हैं क्यों सिलेंडर इतना महंगा लें, जब हमको लकड़ी आसानी से मिल रही है उससे खाना बना लेंगे। तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो है अब उस चीज़ को रिफिल नहीं करा रही। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम की समस्या नहीं, समस्या का कारण हो सकता है, सॉरी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना असल में क्या है कि जो लोग चूल्हे पर या ऐसी जगहों पर खाना बनाते हैं उससे धुआं काफ़ी फैलता है, तो उससे जो स्पेसिफिकली महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता था। तो इस स्थिति से बचाने के लिए उनको एक तरह से आप ये इस तरह की चूल्हे से निकाल कर एक कनेक्शन वाला गैस सप्लाई दे रहे थे। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तो पैसे नहीं बचते और रिफिल भी महंगा है, प्लस जेंडर रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको एक्सेस नहीं मिलता, और प्लस उन्हें लगता है क्यों ना भाई लकड़ी आसपास पड़ी इसी से जलाकर खाना बना लिया जाए। अवेयरनेस की भी कमी है। इस चक्कर में जिस सफलतापूर्वक जितना ये फैला था कनेक्शन, ये जो एक पूरे देश भर में गैस सिलेंडर सबको मुहैया कराए गए थे लगभग, वो अब आगे रिफिल होने में समस्या झेल रहा है। ठीक है, अगली स्कीम बात करती है अमृत भारत स्टेशन स्कीम की। जो हमारी पिक्चर में ट्रेन थी ना, उसको आगे ले जाते हैं। अब इस ट्रेन को डेवलप करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, हमें सिर्फ ट्रेन पे फोकस नहीं करना, हमें ट्रेन के ऊपर, स्टेशन के ऊपर और पैसेंजर की एमिनिटीज़ के ऊपर, इन सब के ऊपर फोकस करना है कि ज़्यादा स्टेशन एक्सेसिबल रहें, अलग अलग वर्क के लिए साफ रहे। क्योंकि ये याद रखिए, रेलवेज़ ना पहले एक तरह का उपकार हुआ करता था कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, अब जो है वो बेसिक सर्विस है, तो उसकी सर्विस डिलीवरी में सुधार करना बहुत आवश्यक है। तो इसी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 1275 स्टेशंस विल बी रीडेवलप्ड एंड मेड मोर एक्सेसिबल। बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, बेहतर स्टेशंस की डेवलपमेंट होगी। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर स्टेशन पे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एग्जीक्यूटिव लाउंजिंग होंगे, बिजनेस मीटिंग स्टेशन पे हो पाए, इसके ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जैसे एयरपोर्ट पे लॉन्जेस होते हैं या बिजनेस मीटिंग भी वहाँ हो जाती है। ऐसा कुछ सुविधाएं हमें रेलवे से भी करना को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो यही शुरू किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत, जिसमें मास्टर प्लान्स बनाए गए हैं। फेज़ वाइज मैनर में रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, उनके आसपास के एरियाज़ को भी, और उन्हें भी नए डेवलप्ड सिस्टम और सोसाइटी के साथ पूरी तरह से इको फ्रेंडली तरीके से एडवांस बनाया जाएगा इन अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अगली स्कीम जो है वो सतत स्कीम है। सतत स्कीम का मतलब होता है किस, अब पीछे जाते हैं, ज़रा बताइए मुझे, अमृत भारत स्टेशन स्कीम किस मंत्रालय के अंदर आएगी? निश्चित रूप से रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर ही ये स्कीम्स लॉन्च की गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री हमेशा याद रहनी चाहिए।
तो 1275 रेलवे स्टेशन अपग्रेड किए जाएंगे इन अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अगली स्कीम जो है वो बात करती है सतत स्कीम के बारे में। अब भाई सतत स्कीम क्या है? सतत स्कीम में हमारा फोकस है किस चीज़ के ऊपर कि हम एक तीर से दो शिकार करें। एक तो जब हम पेट्रोल खरीदते हैं बहुत महंगा पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारे डॉलर्स लगते हैं, प्लस हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका भी नुकसान होता है, उसको भी हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इस स्कीम के अंतर्गत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, इसका नाम है सतत स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बोला जाए कि आप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल करें। इसके थ्रू आप जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाते हैं, उनको एक अल्टरनेट दें कि वो केवल एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कि जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, वेस्ट या फिर बायोमास मैनेजमेंट से जो हमें मिलती है, काऊ डंग या शुगर केन, या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको जब हम ट्रीट करते हैं तो जो हमें मिलेगा उससे हम एज एन अल्टरनेटिव क्रिएट करें फॉर पेट्रोलियम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की स्कीम है सतत। क्या नाम है इसका? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती हो और जो हमारा जो मैनेजमेंट हम करते हैं वेस्ट वाटर की, या जो हमारे पास अधिकाधिक मात्रा में वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हुए एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए, सतत स्कीम। आगे अब देखिए, जब वो बच्चा वहाँ बैठा था कभी स्कूल जाएगा तो कैसे जाएगा? बस उसके लिए बस भी होनी चाहिए। आप बसेस जमाने से चलती रही तो नई स्कीम आई है ई बस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 ई बसेस चलेंगी पीपीपी मॉडल के तहत, यानी आप इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे और ये 10 साल के लिए इसमें सपोर्ट दिया जाएगा। 3 लाख से ऊपर जो सिटीज़ हैं उनको इसके अंतर्गत सहूलियत दी गई है। ये 10,000 बसेस रन होंगी 169 सिटीज़ में और सारी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो भी लोगों के पास हो पाएगी। तो एक अच्छा स्टेप है ये पीएम ई बस सेवा। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा समझिए, इसको वो इंटरनेट वाली बस सेवा मत समझ लेना। आगे एक इंपॉर्टेंट स्कीम हमने देखा था, वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा था अपनी इस फोटो में जिसकी जो कुछ कलाबाजी सा कर रहा था। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो ट्रेडिशनल ट्रेड करते हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना स्टार्ट हुई है। तो 18 जो ट्रेडिशनल हमारे क्राफ्ट्समैन हैं उनको सहूलियत, उनको सहारा देने के लिए 13,000 करोड़ की आउटले वाली ये स्कीम लॉन्च हुई है, जिसके अंदर जो आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, उनको एक सर्टिफिकेट ID कार्ड दिया जाएगा, उनको अपस्किल किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो बेहतर तरीके से एक डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर पाए, डिजिटली अपग्रेड भी हो पाए, और प्लस जो उनका काम है उसमें उनको और एनहांस किया जाए, प्लस फाइनेंशियल एड दी जाए ताकि बेहतर तरीके से वो ग्रो कर पाए। जो 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं वो आपको यहाँ दिख सकते हैं: कारपेंटर, बूट मेकर, आर्मर, मेसन, बार्बर, गार्लैंड मेकर, लॉकस्मिथ, गोल्डस्मिथ, पॉटर, स्कल्पचर और कॉबलर, इन सभी के लिए, फिशिंग नेट मेकर, इन सभी के लिए ये सुविधाएं दी गई है। प्लस ये प्राइमरी रूप से अगर आप देखो ना, ये कहाँ पे डिपेंडेंट है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं, गाँव के इलाकों में ज़्यादा रहते हैं। तो उनको ये सपोर्ट मिलने से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक बड़ा तबका इंडिया का ऐसे कार्यों में संलिप्त है, जैसे वॉशरमैन हो गए, गार्लैंड मेकर हो गए। ये MSMEs की तरह ऑपरेट करते हैं, इंडिपेंडेंट MSMEs की तरह। किसी एक व्यक्ति ने अगर कोई एक बड़ी दुकान खोली है मालाओं की, तो कई लोग उनमें आकर मालाकार जो होते हैं, जो उनमें उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो वो एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल सेटअप खुद का क्रिएट हो जाता है माइक्रो लेवल पे। तो उसको भी सहूलियत मिलेगी, वो भी अपग्रेड हो पाएंगे। तो ये है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत 13,000 करोड़ का जो आउटले है वो दिया गया है। इसमें जो आर्टिसन क्राफ्टमैन होंगे उनको एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा फॉर्मली, कि आपको सर्टिफिकेट मिला, एक ID कार्ड मिला, आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या क्या आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, ताकि आपको बाद में अगर आप चाहो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कहीं ओपनिंग मिली या ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं आप पार्ट बनना चाहें तो वहाँ बहुत हेल्प होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के लिए, रूरल और अर्बन इंडिया के, इसलिए ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वकर्मा स्कीम। अगली स्कीम आते हैं, वो बच्चा जो मेरी तस्वीर में पढ़ रहा था वो आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए उसको उच्चतर शिक्षा चाहिए होगी। तो PM ऊषा योजना की बात यहाँ पर आती है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। पहले इसको रूसा नाम से जाना जाता था, 2013 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी रूसा नाम से, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब इसका नाम हो गया PM ऊषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस है, 13,000 करोड़ का आउटले है। इसके अंदर अभी ये स्कीम न्यूज़ में है इसलिए रही है कि 3 स्टेट्स ने, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने, जिन्होंने एक MOU साइन किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, ताकि जो 13,000 करोड़ का आउटले है अगले 3 साल में, उसमें फ्लैगशिप में ये जो इनके हायर एजुकेशन स्कूल्स हैं इनको और सपोर्ट दिया जाएगा। तो नॉर्मली क्या है ना, PM ऊषा के अंतर्गत इसमें करिकुलम, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को विशेष सहायता दी जाएगी, उनको एक विशेष फाइनेंशियल एड दी जाएगी जो हायर एजुकेशन में संलिप्त है, ताकि उनकी क्वालिटी बढ़े, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े और उनमें पूरा डेवलपमेंट हो। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये स्कीम और ज़्यादा
स्ट्रांगली पुश की जा रही है पीएम उषा योजना। याद रखिए, इसको पहले रूसा के नाम से जानते थे, अब इसका नाम पीएम उषा हो चुका है। इसमें जो 35 यूनिवर्सिटी है ना स्टेट रन, उनको स्पेसिफिकली 100 करोड़ पर यूनिवर्सिटी का सपोर्ट भी मिलेगा। 100 करोड़ का सपोर्ट 35 यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा ताकि वो ग्रो कर पाए। और फोकस किया इसके अंदर कि जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से कोई ग्रस्त एरिया है या जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस अगर हैं तो उनको और पुश किया जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जहाँ इंडिया के सुदूर के इलाकों को भी और हायर एजुकेशन में जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है उनको भी डेवलप किया जाए। मॉडल ऐसा 90-10 का कहीं कहीं इसके अंदर मॉडल है, कहीं 60-40 और कहीं पर 100% भी फाइनेंसिंग की सुविधा दी जा रही है। तो ये पीएम उषा स्कीम किसके लिए है? हायर एजुकेशन की, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हमने शिक्षा अचीव कर ली तो भाई आप आसपास वातावरण में तो देखोगे, तो इसके लिए हमारा अक्रॉस स्कीम है। अक्रॉस मतलब एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज स्कीम, जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, जो काम करती है एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम्स के ऊपर, ताकि जो वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बेहतर तरीके से हम जान सके, समझ सकें। अब मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम? आप मुझे इसका जवाब कमेंट में बताइए। जब तक वीडियो खत्म होगा मैं इसके बारे में आपको पक्का बता दूंगा। आई होप आपको पता होगा, जरूर लिखिए कमेंट में, याद करिए क्या इसका आंसर हो सकता है। आगे जो इस स्कीम में देख ली, अगला जो स्कीम का ऑप्शन है वो हमारा है NSAP यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। बात ये की गई है कि CAG ने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसने कई सारे जो फंड है ना NSAP से निकाल के अपने दूसरे इनिशिएटिव्स में लगा दिए। अब देखिए NSAP में वो लोग हैं जो मान लो एजेड लोग हैं, विडोज़ हैं, डिजेबल्ड लोग हैं, बीरीव फैमिलीज हैं, उनके जो किसी की डेथ हो गई या कोई पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनकी सपोर्ट के लिए होती है। तो या छोटी मोटी पेंशन हो गई या इस तरह का सपोर्ट दिया जाता है, तो इनको नेग्लेक्ट करके जो प्राइमरी फोकस है वो कहीं और किया जा रहा है रूरल मिनिस्ट्री द्वारा। तो इस पर भारी क्रिटिसिज्म उनका किया गया है, जो बिल्कुल जस्टिफाइड है और बहुत ज़रूरत है कि NSAP को इंडिया और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे। NSAP के अंदर क्या होता है? एक सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर प्रोग्राम है जो एक बड़ा तबका एजेड पॉपुलेशन का, विडोज़ का, डिजेबल्ड का, उनको सपोर्ट करेगा। तो ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस तरह की स्कीम्स को और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, rather than उनकी फंडिंग कम करने की। अब जो एक और स्कीम हम डिस्कस करेंगे वो है प्रधानमंत्री PM जीवन योजना। याद रखिए ये वो जीवन नहीं है। जीवन योजना असल में एक स्कीम भी थी, कुछ समय पहले लॉन्च की थी 2015 में गवर्नमेंट ने। तो प्रधानमंत्री ज्योति जीवन योजना वो जो थी वो आपका असल में हेल्थ इंश्योरेंस, एक तरह से एक्सीडेंटल कवरेज देती थी। डेथ अगर हो जाए किसी की तो 2 लाख रुपए मिलते थे और आई थिंक 250 रुपये या 450 रुपये उसका पर ईयर प्रीमियम होता था। ये है अलग स्कीम है। ये है प्रधानमंत्री जीवन योजना यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। इसके तहत जो बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमें पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अब गाड़ियाँ भी आ रही हैं, उनमें हम बायो एथेनॉल यूज़ करने वाले हैं पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके। तो इसके लिए अलग अलग सेक्टर होते हैं, जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब यहाँ जो बात है वो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट की हो रही है। अब बताओ पहले जनरेशन्स क्या होते हैं। देखिए आमतौर पे क्या होता है, जो बायोमास आप बना रहे हो, बायोगैस, बायो एथेनॉल कुछ बना रहे हो, तो किस चीज़ से बना रहे हो फ्यूल? पहले आप या तो एडिबल बायोमास से बनाओ, यानी शुगर बीट, शुगर केन या फिर कॉर्न या वीट ऐसे से बनाया जिसको इंसान खा सकता है। तो ये अगर कहीं और शिफ्ट हो रहा है तो जो इंसानों के लिए या मवेशियों के लिए जो चीज़ खाने के लिए है उसको आप डाइवर्ट करोगे। लेकिन जब और डेवलप होते हो आप सेकेंड जनरेशन में जाते हो जहाँ नॉन एडिबल बायोमास यूज़ होता है, वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट। इसके बाद थर्ड में आप एल्गल बायोमास पे जाते हो और चौथे में तो आप बिल्कुल सोलर टू फ्यूल और इंजीनियर्ड एल्गल गैसिफिकेशन करते हो। यानी हर लेवल पे आप और ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से कैसे डेवलप किया जा सके बायोफ्यूल्स, इसके ऊपर काम करते। तो एक तो फॉसिल फ्यूल जो आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको कम करना है, प्लस आप बायोफ्यूल्स में यूज़ करना चाहते हो या तो ब्लेंडिंग करके रिप्लेस करके। तो किस स्टेज पर हो आप, किस चीज़ का इस्तेमाल करो बायोफ्यूल बनाने के लिए, वो होती है जनरेशन। अभी हम हालांकि सेकंड जनरेशन पे फोकस करें, मगर जल्दी हम थर्ड जनरेशन पे भी पहुंच जाएंगे जहां हम अलगल बायोमास का यूज़ करेंगे टू क्रिएट बायोफ्यूल्स। तो जो सेकंड जनरेशन आपके एथेनॉल प्रोजेक्ट्स हैं जो बायोमास का इस्तेमाल करते हैं, अदर रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स का इस्तेमाल करके आप बायोएथेनॉल बनाते हो, उसको सहायता प्रोवाइड करने के लिए PM जीवन योजना यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष योजना निवारण योजना दी गई है, जिसमें 150 करोड़ का पर प्रोजेक्ट सपोर्ट दिया जाएगा और 15 करोड़ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी दिए जाएंगे। तो एक अच्छी स्कीम है ताकि हमारा फॉसल फ्यूल का बजट भी कम हो, प्लस हम और ज़्यादा बेहतर स्कीम्स की तरफ भी जाएं। और ये जनरेशन से प्लस जो स्कीम है इसके बारे में आपको यहाँ पता लगता है, बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, बायोमास और क्रॉप रेसिड्यूज के ऊपर फोकस करते हुए। अब बात आती है, मेरा जो आपसे सवाल था, CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम और
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। तो देखिए जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये पूरी तरह से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग करती है। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें वो पार्शली फंडेड होता है। कुछ का अलग अलग फॉर्मूला होता है, कुछ स्टेट के साथ 60-40, कुछ के साथ 50-40, कुछ स्कीम्स 90-10 के हिसाब से भी चलती है। तो याद रखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज कंप्लीटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर नॉट कंप्लीटली फंडेड, दे आर पार्शली फंडेड। उसमें दोनों के बीच में विभाजन होता है। तो ये हो गई आज की स्कीम्स आपने जो पढ़ी। बायोमास के लिए आपकी पीएम कौन सी योजना है ये? जीवन योजना। तो JEE वाली नहीं, GIVN वाली जीवन योजना। दोबारा इन बच्चों पे आते हैं तो इन सब के लिए कौन कौन सी स्कीम हुई? बच्चे के लिए PM उषा स्कीम क्या है, इनके लिए NSAP क्या है, सौभाग्य स्कीम क्या है, ठीक है। आपको इस तस्वीर से सब कुछ पता चलाना चाहिए। उड़ान स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री अमृत स्टेशन स्कीम क्या है, कितने स्टेशन को फोकस किया गया है, इस एक तस्वीर से आप सब रिवाइज कर सकते हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें। इस पिक्चर में जो भी है वो इस महीने की जो स्कीम्स में बदलाव हुए हैं, जो न्यूज़ में रही हैं, उन सबको याद करने के लिए काफ़ी है। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको। यहाँ कोई बच्चा खाना बना रहा है, ठीक है, उसके पास उसकी माँ खड़ी है, वो कुछ खा रही है। जब ये खाना किस पे बन रहा है? लकड़ी पे बन रहा है। इससे क्या उठेगा? धुआं। तो इसके लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है? उज्ज्वला। तो आज हम उज्ज्वला स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें एक्सपेंशन किया गया है। दूसरी, ये व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा है, ठीक है, और ये असल में लोहार का कुछ यानी लोहे का भी कुछ कर रहा है। तो अगर इसको जानकारी चाहिए इसके विषय में, तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में जानकारी काम करेगी? नहीं करेगी। तो इस व्यक्ति को अगर कोई भी जानकारी चाहिए, या ये महिला जो यहाँ पे पैसे भी गिन रही है और कुछ काम भी कर रही है, आसपास खाना भी रखा है, कुछ लिख रही है, कैलकुलेट करिए कितने पैसे मिले कितने पैसे नहीं मिले, और ये भी लग रहा है किसान है, तो इसको भी अपनी भाषा में चाहिए, इस महिला को भी जानकारी। तो वो जानकारी जिसके तहत इसे अपनी भाषा में सहूलियत मिल सके, वो ऐड किया गया है PM किसान योजना में। PM किसान में क्या मिलता है? सबको पैसे मिलते हैं एक पॉइंट के बाद, सहायता राशि। उसमें जो गड़बड़ दिक्कतें होती हैं उसके लिए AI चैटबॉट जोड़ा गया है, जिससे कि उनको हर भाषा में हर सरल तरीके से जानकारियाँ प्राप्त हो सके। और तीसरी, बच्ची कितने प्यार से पढ़ रही है, चीज़ें कर रही है। अब जब इसको पढ़ना है और दुनिया में आगे बढ़ना है, उच्चतर शिक्षा लेनी है, तो इसके लिए क्या स्कीम गवर्नमेंट की है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में इस एक तस्वीर के माध्यम से। सबसे पहले जो स्कीम है वो है इस चूल्हे के बारे में, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, जिसमें 1 करोड़ परिवारों को फायदा मिला। क्या था भाई ये योजना? हमने पिछले महीने भी देखा था क्या दिक्कतें इसमें आ रही हैं, दाम ज़्यादा हैं और अल्टरनेटिव फ्यूल जो होते हैं चूल्हे की बजाय वो ज़्यादा आसान है। इस योजना के अंतर्गत होता असल में ये है कि आपको गैस स्टोव भी फ्री दिया जाता है, कनेक्शन भी फ्री दिया जाता है और पहला सिलेंडर भी फ्री दिया जाता है। उसके बाद आप EMI पे उसकी किस्तें चुकाते हो। लेकिन इतना महंगा सिलेंडर है दूसरा, और इतनी दिक्कतें आती है कि ये लोग पहले सिलेंडर के बाद लोगों ने इसको अपग्रेड नहीं कराया था। ये पिछले महीने हमने डिस्कस किया था, न्यूज़ में भी ये मुद्दा रहा था। तो अब की बार क्या हुआ है? तो भाई इसका एक्सटेंशन किया गया है। इसमें बात ही की गई है कि 75 लाख कनेक्शंस और बढ़ाए जाएंगे, 75 लाख लोगों को इसमें और जोड़ा जाएगा, ताकि इसको एक लंबा नेट तक प्रोवाइड किया जाए। क्यों ज़रूरी है ये? देखिए सवाल ये कि अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो जो महिलाएं काम करती हैं गैस चूल्हे पर, उनको धुएं से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, आई साइट की प्रॉब्लम होती हैं, और क्लाइमेट चेंज पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। तो ये सब तीनों को सही करने के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि अभी तक जो रिफिल हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, तो अब इसको और एक्सटेंड करके लंबे पैमाने पर ले जाने की बात की गई है। इसको आप देख सकते हैं कि सोशल सेक्टर में स्कीम्स का प्रभाव कैसा होता है, उसका हेल्थ सेक्टर पर क्या प्रभाव होता है, ये आप समझ सकते हो इस चीज़ के माध्यम से। तो चलो ये आप समझ गए। तो इस स्कीम में क्या होगा, आइडिया है आपको क्या इसका काम है? अभी जो है जिसमें रेट भी चेंज किए गए कुछ, कि 14.2 अगर आपका लीटर का गैस कनेक्शन लोगे तो 2200 रुपये, और 5 kg का डबल बॉटल कनेक्शन 2200, और 5 kg का सिंगल बॉटल कनेक्शन 1300 पर कनेक्शन मिलेगा। तो ये नए चेंजेस किए गए हैं। तो आपको पता चल गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है। आई गेस आपको पहले भी अंदाज़ा होगा इसका कि ये फ्री सिलेंडर देने की योजना थी, जिसमें कुकिंग गैस और कनेक्शन दिए जाते थे, जिसमें समस्याएं हमने डिस्कस की हैं। और लेकिन रिफिल करना एक सबसे बड़ी दिक्कत है। रिफिलमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसके फ़ायदे नुकसान आपको पता है, पॉलिसी लेवल नुकसान फ़ायदे पता है। अगला आर्टिकल है PM किसान, जहाँ पर AI चैटबॉट जोड़ा गया है, किसान ई-मित्र। यानी किसान के अंदर क्या होता था, किसान स्कीम के अंदर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलता था 6000 रुपये का हर किसान को। 2018 में स्कीम लॉन्च की गई थी कि भाई अगर आपके पास इतनी ज़मीन है अमाउंट, और अगर आप एक मार्जिनल फार्मर हैं, अगर 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है, तो सरकार आपको इतनी सहायता राशि प्रोवाइड करेगी, ताकि आपको बीज खरीदने हो या फसल में काम करना हो या कोई भी और इस तरह का काम हो, तो वो 3 आसान किश्तों में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तों में किसानों के बैंक अकाउंट तक पहुंचती है ये धनराशि। अब इसमें बात की गई है कि अब ये जो किसान ई-मित्रा पोर्टल है,
इसमें क्या होगा, इसमें अगर कोई सपोर्ट होने चाहिए, कोई इंक्वायरी अगर करनी है, असिस्टेंस चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, कैसे आप बात कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, मेरा पैसा क्यों नहीं अभी तक आया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा किसान ई मित्र के अंदर। तो ये चैटबॉट बहुत सपोर्टिव होगा उस माध्यम से। तो इसी को ऐड किया गया है पीएम किसान योजना के अंतर्गत। पीएम किसान योजना क्या है, आपको पता लग गया, 2,000 रुपये की 3 किश्तों में किसान को मिलती थी सहायता राशि, जिसमें अब उसकी सपोर्ट के लिए आपने एक एआई चैटबॉट बनाया जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, कई भाषाओं में है, ताकि वो अपनी अपनी भाषाओं में समझ पाए। इसे डेवलप किया गया है एक स्टेप फाउंडेशन और भाषिनी ने। तो कोई भी उनकी अगर इंक्वायरी हुई, कोई भी चीज़ें हुई, तो ये उन तक पहुंच सकती है। याद रखिए किसान वहाँ पर फ़ोन पे बात करते हुए देख रहा था कि भाई क्या किया जा सकता है। तो ये वो प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, पहले मुझे बताइए, कौन से मंत्रालय के अंदर आएगा ये आपको? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, पता ही आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, UIDF। अब अर्बन डेवलपमेंट में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ टायर 2 और टायर 3 सिटी, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ये जो टायर 1 सिटीज़ हैं, इसके अलावा टायर 2 सिटीज़ की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया इसी साल के बजट में, और ये कोशिश ये करेगा कि जो यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। जो संसाधन है PPP के थ्रू या फिर रिसोर्स एलोकेशन, जो भी जहाँ बजट के थ्रू अगर म्यूनिसिपैलिटी पैसे रेज कर सकती है, तो वो सब कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, ये कोशिश की जाएगी इसके अंतर्गत। और इसके लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया, जिसकी अब जो धनराशि है वो डिसबर्स की जाएगी। तो ये इसके बारे में था। अब हमने समझा पीएम किसान योजना क्या है, भाषिनी क्या है, उज्ज्वला योजना का एक्सटेंशन क्या है, और ये डेवलपमेंट फंड का एक्सटेंशन की भी, इस डेवलपमेंट फंड को भी और ज़्यादा इसमें एलोकेशन को डिसबर्स किया जा रहा है। अगली स्कीम जो है ना वो है श्रेयस। वो बच्चा बैठा था, उसकी ग्रोथ, पढ़ाई के ऊपर कुछ काम किया जाएगा, तो उसके लिए श्रेयस स्कीम लॉन्च हुई है। इसके अंदर 21,000 जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को, उनको अभी तक हेल्प मिली है। 2300 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो शेड्यूल कास्ट और OBC 2 ही वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो गरीब तबके से आते हैं, उनको सपोर्ट दिया जाता है कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। और इनमें 70-30 का सिस्टम होता है। 100 सीटें हैं तो 70 सीट से है वो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 30 OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, जिनसे वो तैयारी कर पाएँ हायर एजुकेशन की, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर वो देना चाहें तो उसके लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसके अलावा जो है इसमें और भी कई सब पार्ट है, जैसे जो शेड्यूल का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खासी एजुकेशन में फोकस। तो इनके लिए स्कॉलरशिप, जो जैसे IIT IIM वगैरह में पढ़ रहे हैं, 12th के अलावा आगे तक इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर शेड्यूल का स्टूडेंट्स, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। फिर नेशनल फेलोशिप दी जाती है, जो MPhil या PhD करना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेज में, ये UGC प्रोवाइड करती है। तो ये मल्टी लेवल स्कीम है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ एंड अप्रेंटिसशिप एंड स्किल श्रेयस। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको इनेबल करने में बड़ा रोल निभा रही है स्कीम। तो इसकी नॉर्डन मिनिस्ट्री क्या है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके 4 सब कॉम्पोनेंट क्या है वो आपको पता लग गया। एक तो कोचिंग की तैयारी करवाना, फिर टॉप क्लास एजुकेशन में फोकस करना, फिर ओवरसीज़ अगर उन्हें जाना है तो उसके लिए प्रोवाइड कराना सपोर्ट, और प्लस और अगर उनको नेशनल फेलोशिप देना, जो PhD वगैरह कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं उनके लिए। तो ये 4 इसके अंदर सब पार्ट है स्कीम की। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या है इस स्कीम की बात। वो बच्चा यहाँ बैठा है, इसके लिए भी आपके पास योजना है, जो बच्ची पढ़ रही है कि भाई अगर से एजुकेशन चाहिए और वो अगर SC कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो वो ये सारी सुविधाएँ ले सकती हैं। इन सब के अलावा और क्या स्कीम्स लॉन्च हुई है इस बार? इन सब के अलावा जो स्कीम्स लॉन्च हुई है, जिसकी बात की गई है, वो है PM विश्वकर्मा। विश्वकर्मा असल में एक भगवान है जो मशीनों के लिए और उनके लिए काफ़ी देखा जाता है कि किसी प्रकार के समाज की डेवलपमेंट के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उसको ध्यान में रखते हुए 13,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया 18 ट्रेड्स के ऊपर। जैसे वो जो व्यक्ति उस तस्वीर में कुछ लोहे का कोई सामान देखा था, ऐसा व्यक्ति अगर मान लो वो लॉकस्मिथ है जो ताले बनाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट में इन्वॉल्व है उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, एक और उनको ट्रेन भी किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आपको इस चीज़ में महारत हासिल है। तो आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जाए तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। स्किल अपग्रेडेशन होगा आपका, आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से अपने सामान को मार्केट कर पाओ। तो PM विश्वकर्मा में क्या है कि अगर आप ट्रेडिशनलिस्ट हैं जो इन किसी भी क्राफ्ट में काम करते हैं, चाहे कारपेंटर हूँ, बोट मेकर हूँ, या आर्मरी मेकर हूँ, या बार्बर हूँ, या गार्मेंट मेकर हूँ, तो पहली चीज़ इनके साथ क्या आती है, इनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती इनकी। तो मार्केटिंग में सपोर्ट मिलेगा, क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इनको
क्या किया जाएगा, इनको असल में स्किल अपग्रेडेशन की जाएगी कि भाई और क्या नई तकनीक है इसके तहत आप बाल काट सकते हैं, या आप और बेहतर तरीके से कैसे ताले बना सकते हैं, किस तरह एक बेहतर आप गार्डन बना सकते हैं। इससे होगा कि एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप भी स्पिरिट जारी जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर खुद माला बनाता है अपने अंदर, तो लोगों को हायर करता हुआ व्यक्ति, तो इस तरह से ये और ज़रा डेवलप किया जाएगा इन क्राफ्ट को। और इसके लिए उन्हें स्किल अपग्रेड, मार्केटिंग का सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट, और यहाँ तक कि सर्टिफाई भी किया जाएगा। देखो इस व्यक्ति ने ये एडिशनल क्वालिफिकेशन गेन की है, स्किल गेन की है इस क्षेत्र में, तो फिर वो कभी प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करना चाहे, जो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो वो वहाँ उनको आइडेंटिफाई करके एक रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्कीम है पीएम विश्वकर्मा, जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो सपोर्ट करेगी ट्रेडिशनल आर्टिसंस को और जो रूरल अर्बन इंडिया के ये लोग क्राफ्ट्समैन हैं उनको। अब मेरा आपसे सवाल है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो यह मेंशन है, इसमें और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फ़र्क होता है? हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए व्हाट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड व्हाट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में से एक स्कीम के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे में डिपेंड करता है ये कौन सा राज्य है, हिली स्टेट के साथ 90-10, बाकी के साथ 70-30 या 50-50 ऐसा कुछ रहता है। तो मुझे बताइए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या अंतर है? तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो पीएम विश्वकर्मा है, और इसके अंतर्गत जो मैंने आपको पहले बताया कि स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो याद रखिए मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, ये थोड़ी अलग है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसलिए इसको याद करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको एक आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट सब दिया जाएगा और सपोर्ट दिया जाएगा अलग अलग लेवल पे, ताकि चीज़ें मूव कर पाए। सस्ता क्रेडिट, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, और 18 जो है वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट के अंदर लिया गया है। तो दोबारा आते हैं इस तस्वीर के ऊपर। अब यहाँ देखिए तो आपको लगेगा इस व्यक्ति के लिए क्या है पीएम विश्वकर्मा, इनके लिए क्या है, तो वो जोड़ा इस तरह की चीज़ें आप याद यहाँ से कर सकते हैं देख के। फॉर एग्जाम्पल दो प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। पहले विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सीधी सी बात है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। दो ऑप्शंस थे, इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू SIDBI। तो देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम पहली बात किस ग्रुप के लिए अनाउंस की गई थी? स्कीम में क्या एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस था? हाँ बिल्कुल था। क्या इसमें प्रायोरिटाइज किया गया था इन सेक्शंस को? हाँ बिल्कुल किया गया था। तो जब आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम, या उस टाइम में स्टैंड अप इंडिया स्कीम और स्किल इंडिया, इस तरह की स्कीम्स पे लगातार फोकस था गवर्नमेंट का, तो ये पढ़ना तो जरूरी था ही। प्लस साथ में SIDBI ने ही उस टाइम में एक इस पूरे स्कीम को रीफाइनेंस करने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स के सही हैं। तो यानी जब भी आप कोई स्कीम पढ़ रहे हो, अगर कोई स्कीम फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो उसके लिए कौन सा बैंक उससे अटैच्ड है या कौन सा इंस्टीट्यूशन उससे अटैच्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये इजी क्वेश्चन था, आपको पता होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन में जाए तो वो था व्हाट इज द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। उदय स्कीम अगेन बहुत न्यूज़ में थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी? तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी। जो चार ऑप्शन हमें दिए गए थे, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउसहोल्ड इन द कंट्री बाय 2018, रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स विद नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, विंड एंड टाइडल पावर प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टर्म अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट में ना हमें सीधी सी बात पता होती है कि जो एक्सट्रीम वर्ड है या जो डेफिनेट वर्ड है उसको पकड़ो। जैसे सेकंड स्टेटमेंट देखो, अगर आपको नहीं भी पता इस टॉपिक क्वेश्चन के बारे में, तो प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2018। क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी जहाँ 2018 को मांगा गया था कि हाँ 2018 तक सबको हम बिजली दे देंगे? हर घर बिजली योजना का कोई संबंध है उदय के साथ? आपको कुछ लग रहा है कनेक्शन? आई डोंट थिंक सो, वो तो नहीं था। यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, अच्छा ये वो स्कीम है या नहीं है। फिर देखो, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या उदय स्कीम लॉन्च की गई थी? अगेन नहीं लॉन्च की गई थी। खैर मुझे तो आंसर पता है, तो काफ़ी ईजी है। ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी जब शुरू किया गया था, क्योंकि भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो करती हैं पावर कंपनीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। वो सारी कंपनीज बहुत लॉस में चल रही थी। सभी स्टेट्स में जो भी कंपनीज हैं उनका हालत बहुत ख़राब थी। फाइनेंशियल काफ़ी लोन था उनके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा उनके, एक तो पहले जो बिल्स होते हैं वो भी, वो जितनी यूजेज होती है इलेक्ट्रिसिटी के किसी इलाके में, उसके सही चार्जिंग वो कर नहीं सकते पैसे, क्योंकि
गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड हो जाती है। कई बार जो डिस्कॉम कंपनीज उनको दिक्कत ये भी आती है कि जो उनकी बिजली जाती है घरों तक उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इस चक्कर में बहुत ज़रूरी था कि उनको बॉन्ड के थ्रू, लोन्स के थ्रू उनको फाइनेंशियल टर्न अराउंड किया जाए, जो कोशिश थी इस स्कीम की, उदय स्कीम की। तो ये डी इसका आंसर है। हालांकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन था, उदय स्कीम क्या है आपको पूछ लिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो पहले लॉन्च हुई थी, न्यूज़ में थी, अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लेकिन याद रखिए टेक्निकलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस महीने की स्कीम्स को देखते हैं, फिर एक बार हम ओवरऑल स्कीम्स को भी रिवाइज करेंगे। पहली चीज़, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये एक नया मिशन है जो इंडिया ने लॉन्च किया है। एक प्राइमरी, एक ऐसा मिशन जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव सेल्फ रिलायंस एंड टू कट डाउन ऑन आर एनर्जी इंपोर्ट। एनर्जी इंपोर्ट में कमी कैसे होगी? देखिए, भारत चाहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भारत करे, और उसके लिए भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। इसके लिए जनवरी में ही सरकार ने 19,744 करोड़ यानी अराउंड 20,000 करोड़ का बजट लेआउट किया था कि भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, यूटिलाइज करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा, ताकि जो भारत की बिजली पे डिपेंडेंस है क्लीन एनर्जी की तरफ वो शिफ्ट हो जाए। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन समझेंगे अभी, लेकिन पहली बात कि जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया। अगला सवाल ये होना चाहिए आपके अंदर कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मिनिस्ट्री पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, नवीनीकृत किया जा सकता है, बार बार आप इसको बना सकते हो, हाइड्रोजन बनाने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ अलग सब स्कीम्स भी है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन और क्या इसकी रेलेवेंस है। देखिए, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुश है गवर्नमेंट का इसके लिए, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली बात, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, उससे जुड़े हुए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आमतौर पे क्या देखते हो आप कि हम बिजली बनाने के लिए या फिर पावर प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स का, यानी या तो हम कोल का यूज़ करेंगे या हम पेट्रोलियम का यूज़ करेंगे। लेकिन उसकी जगह एक नया ऑप्शन है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है? पहली बात, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ठीक, तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है, देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, पानी को, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये होता है जिस प्रकार से आपने हाइड्रोजन को निकाला है वो एक तरीका ऐसा था जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली था। तो नॉर्मली हम इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करते हैं पानी को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए, पानी के मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये रिन्यूएबल सोर्सेज से भी हो सकता है और नॉर्मल सोर्सेज से भी हो सकता है। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, फॉसिल भी यूज़ करते हैं इसको तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू इसको तोड़ने के लिए। तो जो हाइड्रोजन बनता है उसे हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन ऐसा होता है जो या तो कोल से या पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोलाइट को पावर अप करते हैं, जिससे ये स्प्लिट होता है मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और फिर उस हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे फ्यूल सेल्स में या अलग अलग फैक्ट्रीज में। अभी ये उस लेवल पे यूज़ नहीं होता, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका दाम अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा सेटअप बनाता है जहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एज अ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फिर आप इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हो, जहाँ इंडस्ट्रीज में ज़रूरत है फ्यूल की वहाँ हाइड्रोजन को भर के ले जा सकते हो। और जो प्रोडक्शन होता है हाइड्रोजन का, जब वो ग्रीन तरीके से हो, मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली तरीके से हो, बिना CO2 के इमिशन के हो, तब हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। नॉर्मली जो हाइड्रोजन बनाया जाता है वो बनाया जाता है ग्रे हाइड्रोजन, यानी जिसमें पॉल्यूशन निकलता है। तो समझिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए आपने उसको तोड़ा और जो ग्रीन तरीके से उसको बनाया गया, क्लाइमेट फ्रेंडली तरीके से, जितना बिना CO2 इमिट किए हुए, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। और इससे आप ग्रीन अमोनिया बना सकते हो, अलग अलग तरह के और जो प्रोडक्ट्स हैं, बायो प्रोडक्ट्स बना के अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिक से कहानी ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन में आप फ्यूल के लिए इस्तेमाल करोगे, इसका ट्रांसपोर्ट के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, केमिकल, फर्टिलाइजर्स और मेटलर्जी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी आपको बहुत मात्रा में हाइड्रोजन, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, क्योंकि अगर आप मान लो ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसके लिए आप ऑलरेडी जो यूज़ करोगे वो होगा फॉसिल फ्यूल वगैरह, तो उससे बहुत सारा CO2 एमिट होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। और इंडिया का एम है कि ग्रीन इमिशन पे फोकस करना, का CO2 एमिशन को बिल्कुल घटाना, इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन का यूजेज। नॉर्मली क्या है कि भाई हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम तोड़ते हैं, लेकिन हम ये इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम यूज़ करने के लिए अगर हम विंड का इस्तेमाल करें या हम सोलर पावर का इस्तेमाल करें, तो जो हाइड्रोजन डेवलप होता है उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। फिर इसको आप ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्री में, गैस के ग्रिड में इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिक सी कहानी है ग्रीन हाइड्रोजन की, क्या होता है ये समझ लिया आपने, ठीक है। अब कहानी क्या, देखिए कहानी है ग्रीन हाइड्रोजन में नॉर्मली जैसे जापान भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहे हैं। ये दो देश नाम को याद रखिए, जापान और जर्मनी। जापान एंड जर्मनी आर ऑलरेडी, जापान ने तो फुकुशिमा जो रिएक्टर था जहां पर न्यूक्लियर लीकेज हुई थी,
जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो थोड़ा पुराना पावर प्लांट था फुकुशिमा का, जहाँ पे लीकेज हो गई थी, उसको बंद किया गया था। उसके जस्ट पास एक ग्रीन हाइड्रोजन का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट लगा रहे हैं वो। तो वहाँ वो ऑफशोर विंड का इस्तेमाल करके ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे और फिर हाइड्रोजन से घरों को गर्म करना हुआ या फिर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना हुआ। तो मतलब आप पानी को तोड़ोगे, हाइड्रोजन को अलग करोगे, इसमें आप सी वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जापान भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, और इंडिया इसके लिए बहुत ज़्यादा सही लोकेटेड है, क्योंकि इंडिया के पास एक कैपेसिटी है जो बहुत राज्यों में यूज़ की जा सकती है। इंडिया में लगभग ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पर आप ग्रीन हाइड्रोजन के इंस्टॉलेशन कर सकते हो, सोलर के थ्रू या विंड के थ्रू। इसके लिए आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पोटेंशियल साइट्स की तरह देखी गई हैं। अब जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, 2030 तक इसका एम क्या है? 5 मिलियन मेट्रिक टन का हम प्रोडक्शन कैपेसिटी रखेंगे और 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमारे देश में बढ़ेगी। इससे देश में 6 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। 50 मिलियन मेट्रिक टन हम पर एनम CO2 एमिशन को हटाएंगे, अवॉइड करेंगे, जो अगर हम इसकी जगह नॉर्मली कोई तरीका इस्तेमाल करते तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता वो नहीं होगा। तो ये टारगेट्स याद रखिए, क्योंकि इंडिया को क्या करना है, हमारा SDG गोल क्या है भाई? क्लाइमेट चेंज कौन सा गोल आता है SDG में? 13th, उसको पूरा करना है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करना है। हमें अपना जो टारगेट था पेरिस क्लाइमेट चेंज के हिसाब से वो भी अचीव करना। ऑलरेडी इंडिया उसमें अचीव कर रहा है अपने टारगेट्स को, लेकिन वो अचीव करने के लिए बहुत रेलेवेंट है ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल। एक, जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा पोटेंशियल है, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी, और इसीलिए जो हम टारगेट देख रहे हैं 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद की जा सकती है। 6 लाख जॉब जनरेट हो सकती है, क्योंकि इतने लेवल पर प्रोडक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, यूजेज होगा, तो उसके लिए एक नई इंडस्ट्री पूरी की पूरी सेटअप हो जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में बहुत एरियाज को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में आप 1 बिलियन लीटर डीजल बचा सकते हो, क्योंकि आपकी गाड़ियां ग्रीन हाइड्रोजन पे चल सकती हैं। आपकी इंडस्ट्री में एनर्जी डिमांड मीट की जा सकती है, जहाँ 10% तक जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल आप करके कर सकते हो। पावर जनरेशन में 14% जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो ग्रीन हाइड्रोजन से पूरी हो सकती है। इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि हम इस पर फोकस करें और ग्रीन हाइड्रोजन जहाँ जहाँ हो सके हम उसको पूरा करें। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री फिर से पूछता हूँ मैं आपसे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बजट लगभग 20,000 करोड़ का इसका दिया गया। इसमें कुछ सब स्कीम क्या क्या है? एक तो पहले साइट एक सब स्कीम है। साइट मतलब स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, यानी कैसे देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स पहले डेवलप किए जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए। या देखिए, इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है पानी को तोड़ने के लिए 2 भागों में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आप इस्तेमाल फिर फ्यूल की तरह करोगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाए। तो पहली चीज़ है ये इलेक्ट्रोलाइजर कैसे डेवलप हो। तो इसके लिए क्या लॉन्च किया गया है? साइट। इस फोटो पे दोबारा आते हैं। पहली चीज़ जो है वो है साइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइजर तोड़ने के लिए इस स्टेज के लिए हमने क्या बनाया है? साइट, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो उसको तोड़े, तो उसके लिए साइट एक सब कंपोनेंट है इसी मिशन का। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, जैसे हमने बताया 8 स्टेट ऐसे हैं जो फोकस स्टेट्स हैं, इनमें अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो हम उसका हब बनाएंगे, ताकि जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी हो और वहीं पर वो इंडस्ट्रीज हो जिनका इस्तेमाल भी किया जा सके यूजेज की टर्म में। अब मान लो इस मैप में अगर आप देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ ऑलरेडी बहुत सी इंडस्ट्रीज है। अगर हम यहाँ डेवलप करते हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, इस रीजन में ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ इंडस्ट्री में बहुत यूजेज है ग्रीन हाइड्रोजन का, प्लस ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो वहाँ पर आप हब्स इसलिए क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इंडिया की कोशिश है कि यहाँ पर हब्स भी क्रिएट करें। ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे किस चीज़ का? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। ये 2 चीज़ें तो हम समझ गए कि भाई आपने ग्रीन हाइड्रोजन हब्स भी बना दिए और आपने साइट पर फोकस किया। इसके अलावा अगर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या है उसके, कि हमें बनाना क्या है? ग्लोबल हब। याद रखिए, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्टेशन में भी ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। 2030 तक के आउटकम क्या, हम ऑलरेडी आपको ग्राफिक्स में दिखा चुके हैं। 125 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी, 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होगी, 6 लाख जॉब्स होंगे, 1 लाख करोड़ तक का हमारा फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट पे कीमत घटेगी। हमें गैसेस और ऑयल के जो इंपोर्ट होते हैं वहाँ जो डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, उनमें 1 लाख करोड़ की बचत हो सकती है। प्लस 50 मिलियन मेट्रिक टन का हमारा ग्रीन हाउस इमिशन कम होगा, जो हमारा एम है कि 2070 तक हम एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। तो ये कोशिश तभी हो पाएगी जब हम इस चीज़ को पुश करें। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत रेलेवेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यूनियन गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया है, ये 2030 तक हमें चीज़ें मिलने लग जाएंगी। आउटले इतना किया गया, 6 लाख जॉब्स, 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। अब इसी में देखिए टारगेट्स क्या हैं। टारगेट हमारे ये हैं कि 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, 50 मिलियन टन का एमिशन हम अवॉइड कर पाएँ, 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ला पाएँ, 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बन जाए ग्रीन हाइड्रोजन से, प्लस 1 लाख करोड़ की इंपोर्ट सेविंग हो, 5
मिलियन मेट्रिक टन्स का हम ग्रीन हाइड्रोजन का एनुअल प्रोडक्शन कर पाएँ हर साल, तो उसका इस्तेमाल कई जगह किया जा सकेगा, प्लस हमारी गाड़ियाँ भी इस पर रन कर पाएंगी। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज द ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा वो किसका इस्तेमाल करेगा? फॉसिल फ्यूल का। ग्रीन में आप रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, तो इंडिया इसी के ऊपर अभी फोकस कर रहा है। जापान, जर्मनी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट स्कीम है ये। अगली चीज़ जो है वो है हमारी स्कीम, वो है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत स्कीम को लेकर एक पेपर आया। स्वच्छ भारत क्या स्कीम थी भाई? कि भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, भारत में हम जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड था, राइट। लेकिन एक रिसर्च पेपर आया, इसमें पाया गया है कि टॉयलेट यूजेज की रेट 2018-19 की तुलना में अब गिर गए हैं। हमने पहले फेज़ में देखा था 2015 में से लेकर 19 तक, 14 में लॉन्च हुआ था, अगले 3-4 सालों में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में डिक्लाइन देखी गई है। ये क्यों हुई है? क्योंकि देखिए, पहले तो हमारा जो 100 मिलियन टॉयलेट का टारगेट था वो पूरा हो गया। हमने जो सेकंड फेज़ था स्वच्छ भारत का ग्रामीण का, जहाँ पर हम बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे थे, ओपन डेफिकेशन फ्री गांव बनाने के लिए पहले लोगों की मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत थी, जो हो रही थी धीरे धीरे। उसका सेकंड पार्ट ये भी था कि जब आपने टॉयलेट बिल्ड किए हैं, उसके अलावा जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, उसको कैसे आप साफ़ करोगे। शहरों में भी उसकी इन्वेस्टमेंट की थी और गाँव में भी उनके ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस किया जाने वाला था, सेकेंड जो फेज़ है उसमें, और ये सक्सेसफुली हो भी रहा है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो लेवल ऑफ यूजेज, मतलब जो यूनिवर्सैलिटी हम चाहते थे, वो अभी तक अचीव नहीं की जा रही है, जो एक खतरे की घंटी है। तो आपको प्रिपेयर ऐसे करना है कि स्वच्छ भारत मिशन के की ऑब्जेक्टिव्स क्या। तो अगर आप स्वच्छ भारत की बात करें ऑब्जेक्टिव्स में, तो हमें पता है कि भाई ODF हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, पर इसके अलावा स्वस्थ भारत भी इसका पार्ट था। तो जो कॉम्पोनेंट है, जो उसका रिजल्ट आया, फॉर एग्जाम्पल 93% हाउस होल्ड एक्सेस टू टॉयलेट, इससे डेथ रेट भी कम होगी, क्योंकि डायरिया और ऐसी जो बीमारियाँ, मलेरिया, इनमें कमी आएगी। चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन में सुधार होगा, क्योंकि स्टंटिंग की एक जो मेजर प्रॉब्लम थी, जिनमें बच्चों की हाइट बढ़ नहीं पाती है, वो इसी वजह से होती थी क्योंकि उनको न्यूट्रिशन और सही सेहत नहीं मिलती थी, सही हाइजीन नहीं मिलती थी। इससे सेविंग्स भी हुई है घरों की, क्योंकि हाउस होल्ड टॉयलेट की जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है महंगी बनाने, वो भी उनको नहीं बनाना पड़ता, गवर्नमेंट दे रही थी। तो ये कुछ एडिशनल आउटपुट्स हैं। लेकिन जो जब से बड़ी सफलता वो ये है कि 50% विलेजेस को इंडिया के ODF स्टेटस मिल चुका था, ओपन डेफिकेशन फ्री। और इसका पार्ट 2 जो है वो फोकस किस पे कर रहा है? अर्बन और रूरल। फोकस जो रूरल है उसका भी और अर्बन जो है उसका भी, कि सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाने के लिए। अर्बन का है सिटीज़ गार्बेज फ्री, और अगर हम रूरल की बात करें तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आप जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके ऊपर फोकस करना। अभी और इन्होंने फोकस किया है इसके ऊपर, और पैसा इन्वेस्ट किया जाए। जो फीकल मैनेजमेंट है, जो फीकल स्लज मैनेजमेंट है, उसको कैसे सही किया जाए, जो सीवरेज की दिक्कत है उसको कैसे सही किया जाए, ये कोर एस्पेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन के। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है शायद आपसे अब ना पूछे जाएं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर लिख रहे हो तो आपको डायरेक्ट क्या बेनिफिट्स हैं और इसके एडिशनल क्या बेनिफिट्स हैं वो पता होने चाहिए। स्वच्छ भारत में क्या क्या हुआ है, क्या क्या फोकस है, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो गया, फीकल स्लज मैनेजमेंट हो गया। 4 कॉम्पोनेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपकी हेल्थ सेक्टर से भी रिलेटेड हैं। अगर आपने इन पे कंट्रोल नहीं किया तो आपकी हेल्थ सेक्टर में, हाइजीन सेक्टर में जो चीज़ें कम हैं वो कभी कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो हमेशा चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं, इसका ध्यान में रख के आपको आंसर करना है। बाकी इसके जो और कुछ कंपोनेंट्स थे कि कितने बजट, कितना पैसा निकाला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। बट अगर आपके पास ये डेटा है कि 3 लाख लाइफ्स बची हैं क्योंकि डायरिया कंट्रोल हो गया, 96% वुमेन फील सेफर नाउ, 90% हाउसेस के पास एक्सेस टू टॉयलेट है, फैमिलीज़ के पास एक्सेस टू टॉयलेट है। हमने कोशिश की है कि हम गार्बेज सेग्रीगेशन पे फोकस करें, और जो कमियां हैं, जो और इंटरवेंशंस हैं, अब अगले फेज़ में वो जो है यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी कि हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फीकल स्लज मैनेजमेंट है या जो गार्बेज कलेक्शन पॉइंट है, वहीं पर हम उसको जो ग्रीन और ब्लू जो हमारा गार्बेज बिन वाला हिसाब है कि रिसाइकलेबल जो है और सिंगल यूज प्लास्टिक को आप अलग कर दो, गार्बेज को सेग्रीगेट कर दो, बायो रिमीडिएशन करो, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे बात की जा रही है अब स्वच्छ भारत मिशन के अगले कंपोनेंट के रूप में। लेकिन अभी जो रिजल्ट है वो ये दिखाते हैं कि भारत का प्रदर्शन उतना ही अच्छा नहीं हो पाया जितने की उम्मीद थी। वी वर एक्सपेक्टिंग फार बेटर विच हैज़ नॉट बीन पॉसिबल। तो हमें ये एस्पेक्ट भी ध्यान में रख रहे हैं कि रिजल्ट्स आर गेटिंग स्टेगनेटेड। जितने टॉयलेट हमें और बनाने थे या जो उस प्रैक्टिस को आगे और अगले लेवल तक ले जाना था वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यही एक बेसिक सी न्यूज़ थी, पर हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया। अगला पॉइंट जो न्यूज़ में है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि हम पिटिशन सुनेंगे। और क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? तो असल में बॉन्ड एक बैंक नोट की तरह होता है जो कि फ्री ऑफ इंटरेस्ट होता है
अगर आप किसी पार्टी को पैसा देना चाहते हो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ RP रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और 1% वोट ला चुके हैं, तो वो बैंक में अगर आप जाओ SBI में तो आपको ऐसा एक इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा कि भाई इस कंपनी में हम इतना पैसा निवेश करना चाहते हैं, इतने पैसे की कह सकते हो कि आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो वो आप ऐसे बैंक के थ्रू दे सकते हो। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ दिक्कत ये हुई है कि वो काफ़ी जिसे कह सकते हैं ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तब बेसिक लॉजिक कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, डोनेशन सिस्टम सारा बैंकों के थ्रू होगा, नॉर्मली कैश का इस्तेमाल किया जाता था, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सब कुछ एक फॉर्मल चैनल के थ्रू होगा। पॉलिटिकल डोनेशन में क्लैरिटी आएगी किस पार्टी को कितना डोनेशन मिला, इलेक्शन फंडिंग मैकेनिज्म को फॉर्मलाइज करने का तरीका है, और 15 दिन के अंदर आपको ये करना होगा ताकि कोई और पैरेलल इकोनॉमी ना बन जाएगी। भाई आप डोनेट कर रहे हो पार्टी को, कोई और आपसे कमीशन ले रहा है, वो पार्टी को दे रहा है, वहाँ कमीशन काट के खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा बैंक में जाएगा, बॉन्ड जमा होगा और वो उस पार्टी को 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ये कहाँ से फंडिंग आ रही है, किस प्रकार की फंडिंग आ रही है, ये पता चल जाएगा। लेकिन इसमें खास बात ये कि डिस्क्लोज नहीं होगा किसको दिया जा रहा है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप लेने जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, भाई आपने 1000 रुपये का एक बॉन्ड लिया। कि इलेक्टोरल बॉन्ड होने के बावजूद समस्या यहाँ पर यह है कि अब कुछ पार्टियों को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और केवल वही डोमिनेट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। पार्टी फंडिंग अभी तक अननोन रह रही है, 66% जो फंडिंग है वो अननोन है। जो अननोन सोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, अननोन सोर्सेज जैसे एनोनिमस डोनर्स हो गए जो 20,000 तक पैसे देते हैं, 20,000 से लो में आप कम में देना होता है, तो इतने ज़्यादा अननोन लोग पैसे दे रहे हैं। मतलब बॉन्ड आप जाके ले रहे हो, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल आप एनोनिमसली किसी पार्टी को फंडिंग करना चाहते हो, पैसे डोनेट करना चाहते हो, पर सवाल ये कि इतना ज़्यादा एनोनिमस डोनेशन हो रहा है जो सर का दर्द बन रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि आगे भी कि कैसे इसको और फॉर्मलाइज किया जाए। कहीं लोग इसका इस्तेमाल करके पार्टी को उनकी लॉबिंग तो नहीं करेंगे, अपने डिसीजन अपनी तरफ तो नहीं करा लेंगे। एक समस्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जब भी हम बात करें तो अब याद रखिए कोशिश ये की गई थी कि फॉर्मलाइज होगा स्ट्रक्चर, कैश से बदले में हम बैंक के चैनल्स के थ्रू आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी और हर पार्टी को अपना हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो उसकी खास बात थी कि अब रिसिपिएंट के बारे में कुछ आपको पता नहीं है, वहाँ पर अननोन सोर्सेज एनोनिमसली बहुत ज़्यादा डोनेशन अभी भी हो रही है जो बॉन्ड के थ्रू पैसा दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे कुछ पर्टिकुलर पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग मिल रही है, जहाँ आपको दिख रही है बीजेपी में, जहाँ 61% इनको जो पैसे मिले हैं डोनेशन में वो अननोन सोर्सेज से मिले हैं। टीएमसी में 97%, कांग्रेस 72%। तो इन पार्टियों की हाल देखो, पैसे का अमाउंट देखो, 1,000 करोड़ 500 करोड़ अननोन सोर्सेज से आ रहे हैं। तो ये एक समस्या है जिसको जब तक सही नहीं किया जाएगा तो हमारा इलेक्शन सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। तो ये जो फिगर है ये आपको अगर याद रह पाए कि 60% से लेकर 90% तक ऑलमोस्ट जो पार्टी है, टीएमसी के 97% अननोन सोर्सेज से आ रहे हैं। सो इट क्रिएट्स लैक ऑफ बिलीफ इन पीपल्स माइंड टुवर्ड्स द पार्टी और जो सोर्स ऑफ फंडिंग है उसको लेकर। अगला आर्टिकल जो है वो सिंपल सा है। भारत ने कुछ समय पहले एक स्कीम लॉन्च की थी, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, जिसे हम कह सकते हैं RODTEP। गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2024 तक। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लाइंट स्कीम है। इसके तहत होता क्या है कि रिम्बर्समेंट, जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो आपको अपने जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो लेवी लग रही है सेंट्रल या स्टेट लेवल पर, वो रिफंड किए जाएंगे या वो रिम्बर्स कर दिए जाएंगे, और इससे भारत का एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। आमतौर पे आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने जाते हो तरह तरह की आपको ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं, आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, उनमें से कुछ ड्यूटीज़ और टैक्सेस गवर्नमेंट रिम्बर्स कर देगी आपको एक्सपोर्ट होने के बाद। इससे इंडियन एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, भेजने वाले को कम टैक्स कम ड्यूटी देनी पड़ रही है, तो उसके लिए भेजना, उसको सस्ते दामों पर बाहर बेचना आसान हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी, ऑडिट मैकेनिज्म भी होगा, क्योंकि आपको रिम्बर्समेंट मिल रही है तो आप सही डेटा, सही वॉल्यूम कोट करोगे कि मैंने इतना किलो कोई सामान भेजा है, ताकि आपको उतना ही उस अमाउंट से आपको रिम्बर्समेंट मिल पाए। तो इससे फ़ायदा ये होगा जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव भी होगा, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, प्लस वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे और प्रॉपर मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग हो पाएगी चीज़ों की। तो ये पूरी की पूरी डिजिटाइज्ड है, इसमें मैनुअल काम नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो ये एक स्कीम थी जो असल में 2020 में ही लॉन्च की गई थी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। तो ये है RODTEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। नाम से ही क्लियर है, बस नाम इसका पढ़ लेंगे तो उससे आपका क्लियर आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ की बात हो रही है। इसी प्रकार से एक और स्कीम है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडिटेक सेक्टर, PRIP स्कीम। जो PRIP स्कीम है, इस स्कीम में कोशिश की जा रही है कि भारत के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की। फार्मास्यूटिकल्स में ऑलरेडी इंडिया एक पावर हाउस है,
इस स्कीम के अंतर्गत कोशिश ये की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, जो इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है NIPER, इसके 7 कैंपसेस में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसेस बनाए जाए ताकि जो MSMEs हैं उनके साथ ही रिसर्च और कोलैबोरेशन करके उनको बेहतरी की ओर ले जा सके और बेहतर उनको तैयार कर पाए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो कुछ नया डेवलप करना चाहते हैं तो उसके केस में, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जो ये स्कीम है, पहले हम आते हैं इस स्कीम को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक सेक्टर, ये किस किस मंत्रालय के अंदर आएगी? ये स्कीम जो प्रीप वाली है ना, ये जैसे नाम से क्लियर है कि भाई किस चीज़ में फोकस करिए, फार्मास्यूटिकल्स में, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इसको लीड कर रही है। अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है मुझे बताइए? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स 2008 में बनाया गया था। याद रखिए, इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर है और लगातार इंडिया इसमें और आगे जाना चाहता है। इसलिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को पुश करना कि वो भी इनोवेट कर पाए, ये मुख्य कोशिश है इस स्कीम की। और किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री पता है कुछ आपको? तो भाई सीधी सी बात है, कौन इसको मैनेज कर रहा है? तो इस फोटो से ही आपको पता लग रहा है कि भाई SBI इसको इशू करता है और SBI से आप ये जाके बॉन्ड ले सकते हैं। फिर जो एक और स्कीम हमने आज डिस्कस करी, वो कौन सी थी? वो थी RODTP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस टू बी एक्सपोर्टेड। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई होगी? यहाँ भी आपको मेंशन मिल जाएगा। किसने इसको लॉन्च किया बताइए मुझे, कौन करेगा ये काम? अब हमें पता है कि बात हो रही है एक्सपोर्ट की, कॉमर्स की, इंडस्ट्री की, तो कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसको पुश कर रहा है, ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो सारी स्कीम किस किस के अंदर है आपको पता लग गया। अब एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, ये किसके तहत आएगा? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कॉमन सेंस की बात है, हमने डिस्कस भी किया था किसके अंदर आना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी है तो MNRE के अंदर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है। कोशिश यही है हाइड्रोजन बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, ग्रे हाइड्रोजन नहीं बनाना। तो ये हमने समझे आज की जो स्कीम्स हैं और किस तरह उनको पढ़ना, इनकी बेसिक्स को जाना। इस तस्वीर से क्या मुझे बता सकते हैं कौन सी स्कीम किसके लिए लागू होती है? गैस करिए, एक हॉस्पिटल है, ये कोई बीमार सी महिला यहाँ गई है। अगर भारत सरकार में कोई सिस्टम है इनके लिए जो इनको सपोर्ट कर सके, जिसके जरिए गरीब होते हुए फ्री में इलाज ले सकें, कोई स्कीम याद आती है आपको? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ की डिटेल क्या है? कितने लाख का इंश्योरेंस होता है? क्या सिस्टम है क्लेम करने का? आपको पता है या नहीं पता है? कितने हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं? क्या सिस्टम है? नहीं पता, अभी पता लग जाएगा। दूसरा, यहाँ कुछ दुकानों में कुछ अनाज बिक रहा है या कोई महिला जा रही है, इसको देख रही है लेकिन खरीद नहीं सकती, तो क्या सब्सिडाइज आटा को शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो हाँ, भारत आटा शुरू किया गया था। क्या है भारत आटा, आपको पता है? नहीं तो इस वीडियो के एंड तक ऑब्वियसली पता लग जाएगा। इसके अलावा एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या इसके लिए कोई स्कूल्स की स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, जो विशेष स्कूल शुरू किए हुए एजुकेशन को पुश करने के लिए? तो PM श्री स्कूल्स की बात की गई है। क्या है PM श्री स्कूल्स, क्या खासियत है उसमें? और अगर आप देखें तो छोटा मोटा गाँव या कस्बा सा ये दिख रहा है। एक छोटे गाँव या कस्बे के लिए क्या कुछ सुविधाएँ हैं? और अगर ये कस्बा किसी विदेशी किसी बॉर्डर के पास हो तो क्या सिस्टम है इसके लिए? वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम लॉन्च की गई है, वो क्या है वो भी जानेंगे। और प्लस लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री मातृ योजना, उसके अंतर्गत क्या बदलाव या क्या उसकी प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इन सब की डिटेल आपको पता लग जाएगी वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस महीने की स्कीम्स को पढ़ना। पहली चीज़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है भाई? ये देखिए, इसमें क्या होता है, देश के परिवारों को एक हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना होता है? 5 लाख रुपए तक का। प्रत्येक फैमिली को प्रत्येक साल 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है। आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद आप इलाज करवाने जाए तो आपको ये 5 लाख का कवर मिलता है। पर ये कवर पाने का सिस्टम क्या है? हाउ डू यू गेट दोज 5 lakhs? अगर आपको ये पता है कि सिस्टम काम कैसे करता है, तभी जाके आप इसकी खामियां बता पाएंगे, जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पे अगर कोई आंसर आप लिख रहे हैं तो। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि इसके अंदर 1 करोड़ परिवारों को अभी तक फ्री ट्रीटमेंट दी गई है। 12 करोड़ कार्ड्स इशू किए गए हैं। तो आयुष्मान भारत आप कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो, और वो हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है, गवर्नमेंट की एक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट आती है जो हॉस्पिटल्स एलिजिबल हैं इस काम के लिए, वहाँ जाकर आप अपने आप को एडमिट करवाते हैं। जो आपका इलाज का खर्चा आता है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फिर क्लेम कर सकते हो और आपको पैसे मिल जाते हैं अपने इलाज के लिए। तो एक बहुत अच्छा स्टेप था हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ पूरे देश भर के लोगों के लिए। इसमें 40% ऑफ पॉपुलेशन अभी कवर की जाती है, जो कि
एलिजिबल है एज पर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से। और ये स्कीम कैसी है कि आपको पता है, सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इस स्कीम को बंटवारा होता है इसके पैसे का गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। तो देखिए स्कीम, इसके अंदर आप फ़ायदा कैसे लेते हैं इसका। जो भी हॉस्पिटल एम्पैनल लिस्ट में आप उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आपका कन्फर्मेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं। फिर आपके बाद आपका आधार कार्ड लिया जाता है, हॉस्पिटल आपका पैकेज चेक करता है, बैलेंस चेक करता है, फिर आपको एविडेंस दी जाती है कि हाँ आपका इलाज होगा। इलाज होने के बाद आप डिस्चार्ज होते हैं, उसके बाद अपना क्लेम कर सकते हैं जो भी आपका खर्च इलाज में आया। इसके अंदर प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और कुछ मेडिसिन का खर्चा भी इंक्लूडेड होता है। तो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर रखा है, वहाँ से अपना इलाज कराते हैं। अब इस सिस्टम में दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें ये हैं कि जब आप जा रहे हैं हॉस्पिटल के पास तो कई जगह फेक मरीजों को दिखाकर हॉस्पिटल ने बहुत से पैसे खींचे हैं। 8 लाख नंबर जो है, 8 लाख जो ये कार्ड थे आयुष्मान भारत के, वो केवल एक मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे। यानी कई जगह फ्रॉड आयुष्मान भारत कार्ड्स बनाए गए, फ्रॉड पेशेंट्स को खड़ा किया और गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा खींचा गया। यहाँ कई जगह यहाँ तक कि जो डेड पेशेंट है उसकी सर्जरी करके उसका पैसा गवर्नमेंट से उगाही कर ली हॉस्पिटल में। तो एक जो फेक रेगुलेशन है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी स्कीम के साथ। तो गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है इसको और ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने की, हॉस्पिटल्स को मॉनिटर करने की ढंग से कि वो ऐसा फर्जीवाड़ा ना करें। और दूसरा, जो मरीज़ हैं वो अभी तक इंडिया में एलिजिबिलिटी 40% है, लेकिन लोगों के पास कार्ड्स बहुत कम लोगों के पास हैं और हॉस्पिटल्स बहुत कम एम्पैनल्ड हैं जितने होने चाहिए। तो इसलिए जितने लोग हैं, जितनों की रिक्वायर 10 करोड़ लोगों के पास ये भी तो ऑलमोस्ट शायद कार्ड है, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ज़रूरत ये है कि हम और बहुत से लोगों को कार्ड मुहैया कराएं और बहुत से लोगों को सुविधाएं पहुंचाएं, ताकि दोनों तरफ से जो दिक्कतें हैं, एक जो इलाज करवा रहे हैं, एक जो हॉस्पिटल्स, दोनों की प्रॉब्लम्स खत्म हो। अभी ऑलमोस्ट 59 मिलियन हॉस्पिटल एडमिशन्स इसके अंदर ऑथराइज किए गए जब स्कीम लॉन्च हुई थी तब से, लेकिन अब भी ये प्रॉब्लम है इसमें। पहली जो दिक्कतें आ रही है, एक्सक्लूजन एरर्स। एक्सक्लूजन एरर उसको कहते हैं जहां आपकी लिस्ट में कई लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है जो एलिजिबल है, जिनका इलाज होना चाहिए। तो अभी जन आरोग्य मिशन में ये जो योजना है, इसमें एक एक्सक्लूजन एरर है, कई लोग लिस्ट में शामिल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। और जो प्रॉब्लम है वो है फ्रॉम द साइड ऑफ हॉस्पिटल्स एज वेल, जो गलत फलत डेटा दिखा के सरकार से पैसे लूट रहे हैं और जिन लोगों को सही में जरूरत है उनको इलाज नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत इस स्कीम के साथ है। अब ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। कितना कवर दे रही है? 5 लाख का। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हमें पता है। इसमें ये नहीं कि फैमिली की साइज़ कितनी हो, कितनी बड़ी फैमिली है उसको 5 लाख रुपए तक कवर दिया जाता है प्रति वर्ष, प्रत्येक फैमिली को। इसमें पहले जो डिजीज़ हैं वो भी कवर्ड होती है। नॉर्मली अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, क्या एज ग्रुप है, कुछ लोगों की एज तक ही कवर मिलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है मेंबर्स के ऊपर, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी इसमें कवर होती है। तो अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए ऐसा कुछ स्टेटमेंट, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आमतौर पर इंश्योरेंस में होती है, इसमें नहीं है। और इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी कवर करता है और ये इंप्लीमेंट किया जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। तो एक तो आयुष्मान कार्ड होता है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन देश के लोगों को ये सेवा पहुंचाने के लिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात जब की जाती है तो इसके अलावा जो इलाज की तो बात हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन की, जब आप वहाँ से निकलोगे और आपको सस्ती दवा भी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए क्या चीज़ है? क्या पीएम का कोई ऐसा भी प्रोग्राम है, कोई सी गवर्नमेंट की स्कीम है जो दवाइयाँ भी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराती हैं? तो पीएम जन औषधि केंद्र की बात करता हूँ, जहाँ में आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती है कम दरों पर। तो एक आपका ट्रीटमेंट का सिस्टम हो गया, एक मेडिसिन का सिस्टम हो गया जिसको कवर किया जा रहा है सब्सिडाइज रेट पर। तो ये हेल्थ के ऊपर ये काम किया जा रहा है। कौन सी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है पीएमजे, और पीएमजे के बाद पीएम जन औषधि केंद्र से जेनरिक दवाइयाँ दी जाती है। तो ओवरऑल कोशिश की जा रही है इन सब पे काम करने की, ट्रीटमेंट प्लस प्रेस्क्रिप्शंस, और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शंस प्लस ट्रीटमेंट प्लस उसके बाद क्या मिलता है आपको, जो मेडिसिन है वो भी कवर किया जाता है सब्सिडाइज रेट पे, ताकि गरीबों को हेल्प की जा सके। इसमें जो एरर्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। सारी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, औषधि केंद्र इतने सारे हैं नहीं, दवाइयों की क्वालिटी के साथ कभी कभी शिकायत रहती है, ताकि आप हर तरह से इसके लिए प्रिपेयर रहे। तो स्कीम किसने लॉन्च की, किस मिनिस्ट्री की है, क्या डिटेल है, ये आपको पता लग गई। इसके बाद आते हैं जो मैंने जो आपको उस तस्वीर में दिखाया था कि एक वाइब्रेंट विलेजेस होने चाहिए हमारे पास, जो गांव है वो वाइब्रेंट है या नहीं। तो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की गई, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसी साल के बजट में शुरू की गई थी। 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए इसके लिए 4800 करोड़ रुपए निकाले गए। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम असल में है क्या? तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पहला तो फोकस करता है कि जो विलेजेस भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स मतलब चाइना से लगे हुए इस तरफ, या फिर आपके कश्मीर से स्टार्ट कर ले, तो वहाँ जो भी विलेजेस हैं, बॉर्डर विलेजेस, जिनमें पॉपुलेशन बहुत कम है, कनेक्टिविटी कम है, बहुत कम पॉपुलेटेड है, तो उन गाँवों को
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत नए तरीके से शुरू किया गया, जहां पर इनके लिए बेहतर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट सेंटर डेवलप किया जाए। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के कुछ गांव हो गए, तो यहाँ इनके लिए एडिशनल फंडिंग दी जाएगी ताकि यहाँ के लोगों के लिए जीवन का उद्देश्य भी बढ़े, उनके लिए लाइवलीहुड्स भी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, टूरिज्म डेवलप हो और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ताकि जो बॉर्डर विलेजेस हैं वो इंडिया से कट ऑफ ना रहे, उनको लगे वो भारत का पार्ट है और भारत की डेवलपमेंट की स्टोरी में वो भी एक पार्ट बने। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस चीज़ का हिस्सा है? तो बॉर्डर विलेजेस को लेकर रिसेंट चेंजेस किए गए। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी जहाँ लिमिटेड पॉपुलेशन एरियाज में एडिशनल फंडिंग दी जाएगी और जो बाकी स्कीम्स है उसके अंदर कन्वर्ज कर ली जाएगी। अब जैसे पहले सिर्फ DD1 DD2 आता था जो दूरदर्शन था, अब उसके लिए हमने क्या किया, DD डायरेक्ट लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट की सैटेलाइट TV सर्विसेज, कुछ इस तरह की चीज़ें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो गई, लाइवलीहुड जनरेशन की बात हो गई, इसके ऊपर फोकस किया जाए। मैं बताना चाहूँगा सर, तवांग है, ईस्ट कमेंग है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर चाइना अपना दबदबा करना चाह रहा है, लेकिन जनता और वो हिस्सा भारत का है, वो लोग भारतीय हैं, तो उनमें जो दिक्कतें हैं उन गाँवों में, क्या वहाँ हमें ज़रूरत नहीं कि हम वहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, लोगों के लिए और सुविधाएं मुहैया कराई जाएँ, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़े, तो उसके लिए वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम बहुत रेलेवेंट है। सवाल यह है, वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये प्रोग्राम मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पुश किया जा रहा है। इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल से इलाके को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई। याद रखिए लिमिटेड है अभी बॉर्डर विलेज के आसपास और स्पेसिफिकली नॉर्दर्न में। आप इसको नेपाल के साइड, बिहार या यूपी के साथ जोड़ के मत देखिएगा, केवल नॉर्दर्न बाउंड्री विलेजेस के पास बात की गई है वाइब्रेंट विलेजेस डेवलप करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता रहे क्या इसका रेलेवेंसी है। तो जो ये पॉइंट है आप लिख सकते हैं कि अगर भारत की आप इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात के बारे में बात करें, बॉर्डर विलेजेस को ग्रो करना, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वहाँ पर भी पुश आए और वो लोग भी इंडिया से जुड़ा हुआ महसूस करें। ये हमें समझना ज़रूरी है ऐसी किसी भी स्कीम के बारे में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, रोल इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, लाइवलीहुड को बढ़ाना, टूरिज्म को डेवलपमेंट करना, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट को भी ग्रो कराना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, आई होप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप समझ गए क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, क्या स्कोप है, क्या रेलेवेंसी है। अब इसमें दिक्कतें क्या आएंगी कि वहाँ पहले आपके ने कभी डेवलपमेंट की नहीं, तो जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी उसको जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, टाइम बाउंड प्रोसेस पे पूरा करना और वहाँ के लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट करना, पीपल ओरिएंटेड, बॉटम्स अप अप्रोच, यानी ग्राउंड रूट लेवल पे डिसेंट्रलाइज करना, चीज़ों को, लोगों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डेवलप करना, क्योंकि वो इलाके काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, उनका अलग कल्चर है, तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट को पुश करना भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा इस चीज़ का, जो अभी तक इंडियन जो स्कीम्स उनमें फॉलो नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, कैसे उनको सुधारा जाए। ठीक, आगे देखते हैं अगला इसी में जो पॉइंट है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात कब की गई थी, जब बजट आया था तब कौन कौन से इलाके हैं, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एंड लद्दाख। मैंने जो जम्मू कश्मीर की बात कही वहाँ पे लद्दाख को आप ऐड कर सकते हैं, तो अब तो लद्दाख अलग यूटी है, तो वो इसको फोकस करते हुए यहाँ पुश किया गया है। तो अराउंड 3000 के आसपास गाँव हैं जिसमें कवर होंगे, और जैसे ITBP है जो काम करती है, उसके जब परेड के टाइम में भी बोला था इन्होंने, हमारे होम मिनिस्टर ने, कि पुश कर रहे हैं हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को ताकि डेवलपमेंट हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो और प्लस वो जो जनता है वो और बेहतर तरीके से अपने जीवन यापन कर सके। ठीक है, आगे अब बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री की, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री असल में क्या है कि भारत ने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी 2020 में, तो एक मिशन था कि भारत को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाया जाए। अब नॉलेज सोसाइटी कब बनोगी आप? नॉलेज सोसाइटी बनने के लिए आपके अंदर पहले क्वालिटी होना चाहिए एजुकेशन में, और दूसरे ये यूनिवर्सल होना चाहिए। तो PM श्री स्कूल्स कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे जो लर्निंग एनवायरनमेंट को और ज़रा बेहतर बनाएंगे और ज़्यादा लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन को पुश करेंगे, जिसमें कि लाखों स्टूडेंट्स को इंडिया भर में मदद मिलेगी। इसमें होगा क्या, देखिए इसमें लगभग 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। स्कूल को क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। जो अभी स्कूल्स हैं उनको और अपग्रेड कर बेहतर लेवल से कनेक्टिविटी दी जाएगी। जितने भी एजुकेशन पॉलिसी के कॉम्पोनेंट्स हैं उनमें बताए जाएंगे। जो पढ़ाने का तरीका उसको और जो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है, जो इंटीग्रेटेड है कि भाई आपको खेलना भी है, पढ़ना भी है। जो बेसिक लेवल के स्कूल हैं उनमें टॉय का यूज़ करके लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ना, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे फोकस करना, ये पुश किया जाएगा। तो ये क्या है? PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जहाँ पे केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा से जुड़े हुए और जितने भी आयाम हैं सब पर फोकस करते हुए स्कूलों को डेवलप किया जाएगा। तो ये क्या है? PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, फुल फॉर्म है PM श्री के नाम से। अब
पहली बात ही किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, किस पे फोकस किया जाएगा। तो अभी मुख्य रूप से जो केंद्रीय विद्यालय हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वहाँ की बात की गई, तो जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट थे उन्होंने ये लॉन्च किया यहाँ पर। इसमें 2022 में अगेन ये लॉन्च किया गया है। इसमें 14,500 स्कूलों को, जैसे मैंने पहले बताया, अपलिफ्ट किया जाएगा, जिनमें उनको एग्जाम्पलरी स्कूल्स की तरह डेवलप किया जाएगा कि अपने इलाके के लीडरशिप वाले स्कूल हैं, मॉडल स्कूल की तरह डेवलप किया जाएगा। इनके लिए एडिशनल फंड्स दिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, एजुकेशन के नए नए तरीक़ों से शिक्षा को देना, कैसे छोटे बच्चों, प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स के बच्चों पर किस किस अलग अलग तरीके से एज के हिसाब से फोकस करना है, उस पर ध्यान दिया जाएगा ताकि एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम इन स्कूलों में डेवलप हो पाए। तो ये स्कूल एक तरह से लीडरशिप का रोल करेंगे, ये स्कूल लीडरशिप का रोल करेंगे किसी भी इलाके में जहाँ ये होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मॉडल स्कूल बना के एनवायरनमेंट को कुछ पढ़ने की बात की जा रही है। तो पीएम श्री क्या है, तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, नाम याद रखिए पीएम श्री। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है, जिस तरह से सोसाइटी और एजुकेशन हम डेवलप करना चाहते हैं उसकी ओर पुश करने के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही आती है। और प्राइमरी फोकस यहाँ पर क्या है कि और डिजिटल करना एजुकेशन को, और स्टूडेंट ओरिएंटेड, लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये इसकी कोशिश है। हमने स्कूल्स के बारे में जान लिया, थोड़ा बहुत हमने आयुष्मान भारत जाना, थोड़ा बहुत हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में जाना। अब बात आती है एक ऐसी स्कीम की जो हेल्थ से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली जो माएँ हैं उनके बारे में, जो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है उसके बारे में, यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना असल में है क्या, तो जो भी लैक्टेटिंग वुमेन होती है, जो बच्चों जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनके लिए एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2017 से। इसके अंदर क्या है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है उनको 5,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें और अपना भी ख्याल रख सकें। ये एक कंपनसेशन दी जाती है, कोई अगर डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी अगर कोई काम नहीं कर पाती तो उसमें भी सहयोग दिया जाता है। ये कैश इंसेंटिव है ताकि जो माएँ हैं उनको बेहतर हेल्थ की स्टेटस तक पहुँचाया जा सके। याद रखिए इसकी कोशिश ये है कि ऑलमोस्ट 100% यूनिवर्सल कवरेज करना, और ये जो योजना है इसके तहत जो सहायता दी जाती है ये 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। 5,000 रुपये इसके अंदर कवर दिया जाता है, लेकिन ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, पहले 1,000, फिर 2,000 और फिर 2,000। तो इसके थ्रू होता यह है कि जो माँ हैं वो बेहतर हेल्थ सर्विसेज अफोर्ड कर पाती हैं। बात याद रखिए कि पहले बच्चे तक ये सुविधाएं दी जाती हैं, ये योजना पहले बच्चे तक ही लागू होती है। जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो इसके अंदर कवर्ड होती हैं, और ये केवल एक बार की दी जाती है। याद रखिए ओनली वंस ये स्कीम किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को सुविधा देती है। किस मंत्रालय के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत देश भर में लागू होता है। तो आपको ये तो पता चल गया ये योजना है क्या, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पर इसके साथ समस्याएं क्या हैं, इसमें दिक्कत ये कि पहले केवल आप फर्स्ट बॉर्न को यूज़ करते हैं तो उसके बाद के बच्चों का क्या, और दूसरा कई सारी इसमें कंडीशनैलिटी होती है। पहले प्रेगनेंसी के टाइम में रजिस्टर किया है तभी आपको मिलेगा, तो चाइल्ड बर्थ को आपने रजिस्टर किया है, वैक्सीनेशन लिया तभी आपको दूसरा जो किस्त है वो मिलेगी। मैरिटल होम का एड्रेस देना पड़ेगा, हस्बैंड का आधार कार्ड चाहिए, मिनिमम एज 19 साल होनी चाहिए, और सेपरेट अंडरटेकिंग देना पड़ता है माँ और बाप को कि हमारी पहला और इकलौता बच्चा है जिनके लिए बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी जो बच्चे हैं, बहुत सारी जो मदर्स हैं एक्सक्लूड हो जाती हैं क्योंकि उनका पहला बच्चा नहीं होता, और वो या सकता है उनके साथ अगर हस्बैंड के साथ वो सेपरेटेड रह रही हैं, तलाक हो गया तो भी कवरेज नहीं आता, और हस्बैंड का आधार कार्ड चाहिए नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो बहुत सारे एक्सक्लूजन एरर्स हैं इसके अंदर, जो इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। एक बहुत अच्छी स्कीम जिसका बहुत बुरा प्रभाव होता है क्योंकि कई लोग बाहर रह रहे होते हैं, अपने जगह पे नहीं होते, कुछ लोग काम करने बाहर गए होते, तो इस तरह की जगहों पर इन लेवल पे जहाँ गरीब लोग हैं इनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते। 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एप्लीकेशन भरने हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती नहीं लोगों के पास, इसलिए कई लोग रजिस्टर कर ही नहीं पाते ना सही टाइम पर, या कई लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती किस टाइम पे रजिस्टर करना है। तो वो कई ऐसी माएँ होती जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसको और यूनिवर्सलाइज करना, इसको और जो यूज़र फ्रेंडली है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। आंगनवाड़ी केंद्र और जो अलग अलग राज्यों में जो लोग लेबर्स काम करने भी जाते हैं, मजदूर, उनके परिवार के लिए भी ये सुविधाएं और मुहैया करानी आवश्यक है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक यही है, एक तो पहले बच्चे तक ही है, प्लस आप एक बड़े सेगमेंट को उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं जिनकी एज थोड़ी कम हो सकती है। भारत में कम उम्र में भी शादियां हो जाती हैं, 18 साल में कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उसको कवरेज नहीं दी जाएगी इसके अंदर, जो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इसका है जो आप आंसर कर सकती हैं। वुमेन हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ में जो दिक्कतें आती हैं
उनमें की पॉइंट है कि इस स्कीम का जो लूप होल है उसकी वजह से बहुत सारे सेगमेंट जो पॉपुलेशन का वो बाहर रह जाता है। ये आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री की है ये पता होना चाहिए आपको, कितना कवरेज है पता होना चाहिए आपको, 3 किश्तों में मिलता है पता होना चाहिए आपको। पहला जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो प्रेगनेंसी का तब, दूसरा 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जब आप चेकअप कराते हो, तीसरा जब चाइल्ड बर्थ को आप रजिस्टर करते हो और बच्चे ने अपनी पहली वैक्सीन ले ली होती है BCG, OPV, DPT का। देखिए ये किया क्यों जाता है, किया इसलिए जाता है ताकि उन लोगों के ऊपर एक दबाव रहे कि हमें बच्चे को वैक्सीनेट कराना है, नहीं तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये कोशिश है कि उनको नज करने की, उनको पुश करने की, भाई वैक्सीनेशन लगवाओ, टाइमली चेकअप कराओ, तभी आपको अपनी दूसरी किश्त मिलेगी। कोशिश ये है। लेकिन एक बड़ा सेगमेंट इससे बाहर रह जाता है क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं करा पाते, उनको पता ही नहीं चलता ये भी करना है। तो उन सबको इंक्लूड करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कोशिश ज़रूरी है, अच्छा पहले ही कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, पर उनको एक्सक्लूड अगर किया जाए धारा से तो बहुत से बच्चे बीमार और स्टंटेड रह जाते हैं। ठीक है, ये हो गई स्कीम की बात। अगली स्कीम है भारत आटा स्कीम। अब ये आटा स्कीम क्या है? सेंटर ने रिसेंटली भारत आटा स्कीम लॉन्च किया गया जहाँ पर जो आटा है वो एक सब्सिडाइज रेट पे लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो महंगाई बढ़ रही है उससे बचाने की कोशिश है। 2.5 लाख टन, देखिए FCI के गोडाउन जो होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन अगर आप जाएं तो वहाँ पे क्विंटल के क्विंटल, टन के टन बोरे भरे पड़े होते हैं, बोरियां, और वो सड़ रही होती हैं गेहूं की, क्योंकि कई जगह वो सही टाइम पर बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे कई जो उसमें वीट है, 2.5 लाख टन वीट को एलोकेट किया गया केंद्रीय भंडार में, जो नेफिड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया उनके केंद्रीय भंडार को, जिससे वो 21 किलो के कई ऐसे थैले बना के 27 रुपये पर केजी इसको बेच पाएँ ब्रांड आटा के अंतर्गत। तो इतने रुपए किलो के हिसाब से इनको बेचा गया ये एट 21.50 केजी। कहाँ से? FCI से। किसको? नेफेड को और NCCF को, जो इसको 27.50 रुपये प्रति केजी ब्रांड आटा के अंतर्गत मार्केट में बेचेंगे। तो इसके अंदर होगा क्या? लोगों को सस्ती दरों पर आटा मिल पाएगा, बेहतर क्वालिटी का। नेफेड ऑलरेडी ये कार्य करता आया है काफ़ी समय से, जो मार्केटिंग है फूड प्रोडक्ट्स का उसको करने का काम ये करते आए हैं। इसके अलावा दाल को 60 रुपये किलो और प्याज 25 रुपये किलो भेजने की बात की गई है, जो केंद्रीय भंडार सहित कई और जो रिटेल दुकानें हैं वहाँ पर ही उपलब्ध होगा एक कम रेट पर। तो ये एक अच्छी पहल है जहां लोगों को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। क्या है भाई? भारत ब्रांड बनाने की कोशिश की इसके अंदर। नेफेड का भारत आटा लोगों को मिलेगा। नेफेड इसके अलावा कई तरह के शहद और इस तरह की चीज़ें भी बेचता है, दालें भी बेचता है, जो बहुत सब्सिडाइज और हाई क्वालिटी की होती है। तो अच्छी पहल है कंज्यूमर को इन्फ्लेशन से बचाने की। अगर ये लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हो पाए तो इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है अवेलेबिलिटी की। क्या पूरे देश भर में अवेलेबल होगा? ही नहीं। जो गरीब तबका है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ के जो गरीब वर्ग के लोग हैं वहाँ तक ये आटा पहुँच भी पाएगा कि नहीं? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इसके साथ बहुत ज़रूरी है। पर ये हो गया ब्रांड आटा, जो भारत आटा है, ये शुरू किया गया है। अगला इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा, एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जब कोविड आया था तब लोगों के पास खाने की बड़ी दिक्कत आ गई थी, तो उसके लिए एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, लेकिन बढ़ाने के साथ साथ इसको जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें जोड़ दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंतर्गत पहले ही जो अंत्योदय अन्न योजना है और बाकी जो गरीब फैमिली से उनको अनाज दिया जाता था। तो कहानी ये है कि देखिए, पहले ये कब लॉन्च हुआ? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी जब कोविड का टाइम था तब इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जहाँ पर 5 किलो फ्री फूड ग्रेन दिए जाते थे जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन सभी को, जो NFSA एक्ट के अंतर्गत आते थे। 2023 की जनवरी में इसको NFSA के साथ जोड़ दिया गया। कारण क्या था जोड़ने का? कि ऑलरेडी बहुत लोगों को फूड इसके अंदर सप्लाई किया जाता था, प्लस अलग से भी वो फूड सप्लाईज ले सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट का खर्च यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड तो कर दिया है, लेकिन इसको जोड़ दिया है किसके साथ? NFSA के साथ। क्योंकि हुआ ये था कि अगर हम देखें, जो स्टॉक का राइस था वो कम हो जा रहा था और जो इकोनॉमिक कॉस्ट थी वो बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए दोनों को मैच करके एक साथ शुरू कर दिया गया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और NFSA को क्यों जोड़ा गया, क्या डिफरेंस है? अब देखिए, कहानी ये थी कि जो पहले NFSA था इंडिया का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंदर जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो परिवार हुआ करते थे या जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हुआ करते थे, इनको क्या मिलता था? 35 किलो राशन मिलता था, प्लस परिवार के प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राशन और मिला करता था। ये दोनों तो पहले से चल रहा था स्कीम। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत इसके अलावा एडिशन में उनको ये फूड ग्रेन्स मिला करते थे,
जो ये राशन कार्ड होल्डर्स थे इसके अलावा, यानी ये जो मिल रहा है इसके ऊपर से अब इनको सब्स्यूम कर दिया गया है, यानी अब वो अलग से नहीं मिलेगा, कंबाइंड एक ही बार में मिलेगा, उनको जोड़ के एक साथ लॉन्च किया गया। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि हो ये रहा था, इतनी ज़्यादा मात्रा में लॉन्च कर दिया गया था कि चावल के दाम बढ़ रहे थे, आटे के दाम बढ़ रहे थे और जो स्टॉक था वो घटता जा रहा था गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ऑलरेडी भाई हम इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना एक साथ टारगेट करके साथ ही प्रोवाइड किया जाए, अलग अलग ना प्रोवाइड किया जाए। तो ये स्कीम हमने यहाँ से कवर करी। अब आते हैं दोबारा उस तस्वीर के ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा था इसकी शुरुआत, यानी ये तस्वीर। अब आपको पता लग गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कैसे काम करती है, क्या क्या इसके सिस्टम्स हैं, क्या इसमें लूप होल्स हैं, पीएम श्री क्या है, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना क्या थी, ठीक है, औषधि के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए क्या क्या स्कीम लॉन्च किए गए हैं। अब इस तस्वीर से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। So keep working hard. Goodbye and good luck.